हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये रिवीजन क्लास 2 है। इसके पहले वाली रिवीजन क्लास 1 आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और आपके पूरे 38 टॉपिक से पूरा हम क्वेश्चन कवर करा रहे हैं और इसमें आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इतना आप सभी विश्वास रखिए कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जो आपको यहाँ से बाहर का मिले। ये हमारी 100% पूरी कोशिश है। बाकी जो हमारी MCQ, जिसमें हमने लगभग जो है 10,400 यानी 10,000 प्लस MCQ वहाँ पर पड़े हुए हैं नोट्स के साथ में। उसमें बहुत सारी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्यूचर लाइन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फ्यूचर लाइन या सीवनी रेखा, फ्यूचर लाइन या इसी को हिंदी में कहते हैं सीवनी रेखा। सीवनी रेखा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये सामने की तरफ ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ये बैक यानी ये मुंह, चेहरा, फेस की तरफ, सामने की तरफ हो गया और ये पीछे की तरफ हो गया। सामने जो सामने की हड्डी होती है क्रेनियम, यानी जो सिर के ऊपर जिस हड्डी से हमारा सिर ढका होता है उसे क्रेनियम की हड्डी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोब होते हैं, प्लेट होती है हड्डियों की, जो कि नवजात जब बच्चा जन्म लेता है तो ये प्लेटें अलग अलग होती हैं और बीच में ये फ्यूचर लाइन से जुड़ी होती हैं। फिर बाद में ये वयस्क अवस्था यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये प्लेटें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। और नवजात में देखेंगे, न्यू बॉर्न बेबी में देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढा जैसा भी दिखता है जिसे हम फॉन्टानेल कहते हैं। एक फॉन्टानेल यहाँ पे होता है, एक फॉन्टानेल यहाँ पे होता है। पहले हम फॉन्टानेल ही देख लेंगे, उसके बाद फिर हम फ्यूचर लाइन को देखेंगे। ये फ्रंट की तरफ है, चेहरा की तरफ है। यहाँ पर जो फॉन्टानेल होता है इसे कहते हैं एंटीरियर फॉन्टानेल या फिर इसी को अग्र फॉन्टानेल या फॉन्टानेल को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मरंध्र। आप कोई भी प्रश्न करेंगे जिसमें अगर आपको प्रश्न समझ में ना आए तो आप प्लीज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों देख लीजिएगा। एंटीरियर फॉन्टानेल, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुल 6 फॉन्टानेल पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 फॉन्टानेल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टानेल को भरने में 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। एंटीरियर फॉन्टानेल का साइज डायमंड के, हीरे के आकार का होता है। तो इसका आकार भी पूछ सकता है किस तरह का दिखता है। एंटीरियर फॉन्टानेल को ब्रैगमा भी कहा जाता है। ब्रैगमा। इतनी सारी बातें आपको एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पोस्टीरियर फॉन्टानेल छोटा होता है, ये जल्दी भर जाता है। लगभग 2 महीने के आसपास ये फॉन्टानेल भर जाता है। इस फॉन्टानेल को देखने पर ये त्रिभुज के आकार का दिखता है, ट्रायंगल के शेप का दिखता है। और इस फॉन्टानेल का एक और नाम है और ये नाम है लैम्बडा। लैम्बडा, ठीक है। तो फॉन्टानेल से इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। अब आगे आप लोग देखेंगे फ्यूचर लाइन। अच्छा, फॉन्टानेल की एक डिफिनीशन और भी है जहाँ पर कई फ्यूचर लाइन आकर के मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे एक फ्यूचर लाइन ये हो गया। फ्यूचर लाइन है क्या? क्रेनियम की अलग अलग ये जो प्लेटें हैं, हड्डियां हैं, लोब है, इनको जोड़ने वाली रेखा। तो ये जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे इंटीरियर यानी अग्र फॉन्टानेल पे, तो ये 4 फ्यूचर लाइन आकर के यहाँ पे ऐसे जुड़ रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 3 फ्यूचर लाइन आकर के जुड़ती है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ों को आप सुनिएगा। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं अगर आपने वही नहीं पढ़ा समझा तो बहुत अधिक अच्छा डीप में पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एग्जाम में प्रश्न आपके बनने चाहिए। अगर आपने सही रणनीति बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन चीज़ों की पूरी तरह से समझ रखते हुए अच्छे से प्रश्नों को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 100 में आप 90 प्लस बड़ी ईजिली आसानी से कर सकते हैं सही प्रश्न। ध्यान दीजिएगा एक एक बातों को। अग्र फॉन्टानेल पर कुल 4 सीवनी रेखा फ्यूचर लाइन आकर के मिलते हैं, जबकि पश्च या पोस्टीरियर फॉन्टानेल पर 3 सीवनी रेखाएं आकर के मिलती हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किस फॉन्टानेल पर 3 सीवनी रेखाएं या फ्यूचर लाइन आकर के मिलती हैं या 4 आकर के मिलती हैं, तो आपको आंसर वहाँ पे क्या करना रहेगा। अगर 4 आकर के मिलेंगी तो एंटीरियर फॉन्टानेल, अगर 3 सीवनी रेखाएं आकर के जिस फॉन्टानेल पर मिलेंगी उस फॉन्टानेल को पोस्टीरियर
या पश्च फॉन्टानेल कहेंगे। अब आगे देखिए आप सभी, इन दोनों लोब को एक बार पूरा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। ये इतना जो पार्ट ऐसे है, ये देख रहे होंगे आप इधर, और ऐसे ही इधर, इनको कहते हैं पेरीएटल, पेरीएटल बोन, या इसी को हिंदी में कह देंगे पार्श्व, पार्श्व कह देंगे, साइड का पार्श्व भी कह सकते हैं हिंदी में। तो पेरीएटल बोन याद रखेंगे। ये सामने चेहरे की तरफ जो सामने की जो हड्डी होती है, बोन होती है, इसे कहा जाता है, इस पूरे को इसे कहा जाता है फ्रंटल बोन, या ललाट की हड्डी कहते हैं, ललाट की हड्डी कहते हैं इसे। बगल में यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर कान वाला हिस्सा है, कान के आसपास वाला हिस्सा है दोनों तरफ, वहाँ पे होती है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, नाम जानते रहेंगे, टेम्पोरल, कनपट्टी की जो बोन होती हैं। और पीछे की तरफ, हमारे सिर में पीछे की तरफ यहाँ पर जो बोन होती है, इसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल या पश्च हड्डी, ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। ठीक है, हमारे सिर में 8 हड्डी होती है, चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है, दोनों कानों में मिला करके 6 हड्डियाँ होती हैं, और एक हड्डी और होती है हमारे पूरे सिर में। तो 14, 6, 20, 8, 28, 1, 29, टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं पूरे हमारे सिर में। केवल चेहरे का पूछेगा, केवल खोपड़ी का पूछेगा, केवल कान का पूछेगा, तो आपको अलग अलग भी पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर लाइन देख लेंगे फाइनली। दोनों पेरिएटल बोन, आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि दो पेरिएटल बोन के बीच में जोड़ने वाली सीवनी रेखा है, फ्यूचर लाइन है, या ऐसे पूछेगा दो पेरिएटल बोन और ललाट या फ्रंटल बोन के बीच में जोड़ने वाली सीवनी रेखा है, क्या बोलेंगे, कोरोनल सीवनी रेखा। दोनों पेरिएटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जोड़ने वाला फ्यूचर लाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लैम्बॉयड फ्यूचर लाइन। यानी दोनों पेरिएटल बोन के बीच में जोड़ने वाली सीवनी रेखा सजाइटल, दोनों पेरिएटल बोन और फ्रंटल बोन, इस पूरे को फ्रंटल बोन देख लीजिए अभी, तो दोनों पेरिएटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जोड़ने वाली सीवनी रेखा, इसका नाम है कोरोनल। तो कोरोनल क्या है, ललाट की हड्डी, और जो हमारे सिर में ऊपर की तरफ ये जो दोनों पेरिएटल के पूरे बोन है, उनके बीच में जो ये सीवनी रेखा है, कोरोनल। और दोनों पेरिएटल बोन और आपके पीछे वाले हड्डी के बीच में जो सीवनी रेखा होगी, इसका नाम है लैम्बॉयड। ये जगह इसको बोलते हैं लैम्बडा, लैम्बॉयड बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। तो इसके नाम पर भी आप ये वाला फ्यूचर लाइन याद रख सकते हैं। तो आपको सजाइटल फ्यूचर लाइन, लैम्बॉयड फ्यूचर लाइन, कोरोनल फ्यूचर लाइन, एक फ्यूचर लाइन आप यहाँ पर अगर और याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो फ्रंटल, जो सामने वाला जो हड्डी है, फ्रंटल हमारे चेहरे पर खोपड़ी के ऊपर वाला जो सामने की तरफ हड्डी है, ललाट की हड्डी जिसे बोलते हैं, इसे भी हम दो भागों में देखते हैं। तो इन दोनों पार्ट के बीच में जोड़ने वाली सीवनी रेखा, इसे कहा जाता है मेटोपिक सीवनी रेखा, या इसी को फ्रंटल सीवनी रेखा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर कुल हमने 4 सीवनी रेखा बताया आपको। कोरोनल ये वाला हो गया, सजाइटल ये वाला हो गया, लैम्बॉयड ये वाला हो गया, मेटोपिक ये वाला हो गया, मेटोपिक। बस ये 4 फ्यूचर लाइन अगर आप अच्छे से देख लेंगे, समझ गए होंगे कौन सा फ्यूचर लाइन किन हड्डियों को जोड़ता है, इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना 0%, यानी यही से प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये नाक की हड्डी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जाइगोमेटिक जो बोन होती है, ये गाल की, चिक्स की हड्डी होती है। हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है उसे मैक्सिला बोलते हैं, मैक्सिला की हड्डी बोलते हैं ऊपरी वाले जबड़े को। निचले वाले जबड़े को मैंडीबुलर की हड्डी बोलते हैं। और हमारे पूरे सिर में एकमात्र चलायमान गतिशील हड्डी, मूवेबल बोन, मैंडीबुलर होती है। और हमारे मुंह में 3 तरह की लार ग्रंथियाँ भी होती हैं, सलाइवल जो ग्लैंड होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सबलिंगुअल, यहाँ पे लिख देते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लार ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है। दूसरी लार ग्रंथि होती है सब मैंडीबुलर, वही जो नीचे वाला जबड़ा जिसका नाम है मैंडीबुलर, उसी के नाम पर लार ग्रंथि का भी नाम है सब मैंडीबुलर, सब मैंडीबुलर। और तीसरी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड,
पैरोटिड लार ग्रंथि जो कि हमारे कान के पास होता है। और इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन के कारण मम्स या मम्स को एक और नाम से भी जाना जाता है। मम्स का नाम गलसुआ भी है, कंठमाला भी है। मम्स को एक और भी नाम से जाना जाता है पैरोटिडाइटिस। हमने आप सभी से बताया था किसी भी अंग में अगर सूजन हो गया तो उसके आगे TIS जोड़ करके उस रोग का नाम बन जाता है। जैसे पैंक्रियाज अग्नाशय में सूजन संक्रमण हो गया तो पैंक्रियाडिटिस बोल देते हैं। पैरोटिड ग्रंथि में हो गया तो पैरोडिटाइटिस बोल देते हैं। ऐसे किसी भी अंग में सूजन हो तो हम वहाँ पर TIS लगभग सभी में बन जाता है, कुछ में नहीं भी बन पाता तो उनका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये ट्रिक है जानने की। TIS जहाँ पर TOMY लगा हो वहाँ पर हम उस चीज़ को कट करते होंगे। वहाँ पे इस प्रकार के जैसे एपिसियोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ओफेरेक्टोमी, सल्पिंकोटोमी, ऐसे। तो ये कुछ ट्रिक है जो कि आपको प्रश्नों को हल करने में या फिर फैक्ट को याद करने में आपको आसानी होगी। अब आगे देखिए आप सभी, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और भी ऐड की हुई हैं। जैसे देखिए आप सभी, डायबिटीज रोग दो तरह का होता है। पहला होता है डायबिटीज मेलिटस, दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस की बीमारी वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन के कम स्राव होने के कारण होता है। सिर में ऐसे सिर हो गया और यहाँ पे मान लीजिए हो गया पीयूष ग्रंथि, इसी के ऊपर यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन का निर्माण होता है, लेकिन उन्हें रिलीज करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग है, अग्र और पश्च। तो जो पिछला वाला भाग है पीयूष ग्रंथि का, यहाँ से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला ADH और दूसरा हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क इजेक्शन दुग्ध निष्कासन के लिए जिम्मेदार है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, दुग्ध का निर्माण करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। अगर प्रोलैक्टिन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप ऑक्सीटोसिन करेंगे, अदरवाइज प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही दुग्ध हार्मोन कहा जाता है, मिल्क हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। हमने साथ अभी ऑक्सीटोसिन को पहले बोला था कि दुग्ध हार्मोन, अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में दुग्ध हार्मोन पूछा रहेगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, प्रोलैक्टिन को दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से दो हार्मोन स्रावित आपको याद रखना है। पहला ADH या इसी को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम होता है किडनी के द्वारा पानी के अवशोषण को शरीर में बढ़ाना। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो ज़्यादा पानी यूरिन में जाने लगेगा, और इसी रोग को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस रोग। यानी डायबिटीज इंसिपिडस रोग में इंसुलिन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन से मतलब होता है। कुछ मेडिसिन होती है, डाईयूरेटिक मेडिसिन कहा जाता है, जो मूत्रवर्धक, मूत्र को बढ़ाने वाले, या फिर एंटी डाईयूरेटिक, मूत्रवर्धक यानी एंटी डायूरेटिक मेडिसिन। अगर वहाँ पे एंटी डायूरेटिक का मतलब हो गया कि जहाँ पे यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो डायूरेटिक मेडिसिन होती हैं जो कि इसी से संबंधित होती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन जब कम रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, तो किडनी के द्वारा पानी का अवशोषण कम होने की वजह से ज़्यादा पानी यूरिन में जाने लगता है, जबकि पानी का अवशोषण पर्याप्त मात्रा में शरीर में होना चाहिए था। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में यूरिन होता है। वैसे ज़्यादा यूरिन तो इसमें भी होता है, डायबिटीज मेलिटस में भी होता है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। या तो इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावित होने की वजह से, या फिर स्रावित तो होता है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन, लेकिन शरीर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब आगे देखेंगे हम लोग डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस इसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं, इसी को मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस को ही। और डायबिटीज मेलिटस के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का मतलब है कि इंसुलिन हार्मोन ही कम मात्रा में स्रावित होता है। अग्नाशय के आइलेट्स यानी द्वीपिकाओं में बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ही कम रिलीज होती है,
जिस वजह से ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। इसी को मधुमेह या डायबिटीज़ कहा जाता है। जेस्टेशनल जेस्टेशनल का मतलब होता है गर्भ की अवधि, प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोल देते हैं, यानी कि जीडीएम बोल देते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जीडीएम, यानी गर्भावधि मधुमेह। और गर्भावधि मधुमेह की जांच कब की जाती है चिकित्सक के द्वारा? 24 से 28 सप्ताह के मध्य में, यानी 28 सप्ताह तक कर लेना चाहिए जांच। ये भी एग्जाम में आने वाला प्रश्न बन सकता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस में डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप 1 में जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ही कम स्रावित होती है। टाइप 1 किनको होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस या फिर डायबिटीज़ किनको ये बीमारी होती है? तो ये बच्चे में होता है या फिर युवा वयस्क में होता है। युवा वयस्क में होता है। टाइप 2 ये वयस्कों में, जिनकी एज ज़्यादा होती है, वयस्कों में प्रौढ़ की तरफ जाने लगते हैं, या वृद्धों में होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन तो पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन शरीर में यूटिलाइजेशन, शरीर में इनका उपयोग जिस तरह से होना चाहिए वह नहीं हो पाता, जिस वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। अगर नवजात शिशु है, मान लीजिए माँ डायबिटीज़ है, उनके जन्म लेने वाले बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और जो बच्चा जन्म लेता है उसे ग्लूकोज भी, हालांकि उनका वजन ज़्यादा रहेगा बच्चे का, फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों में सामान्यतया टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं मिलता है देखने को, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि टाइप 1 बच्चों में होगा तो जो नवजात बच्चा होगा उसमें भी, या नवजात शिशु होगा उसमें भी टाइप 1 होना चाहिए, जबकि नवजात शिशु में सामान्यतया टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तो ये हो गई पूरी बात डायबिटीज़ को लेकर के। और डायबिटीज़ मेलिटस के 3 लक्षण हैं, इसमें 3 पी आपसे पूछेगा कि मधुमेह रोग में 3 पी क्या है? तो 3 पी का मतलब होता है पॉलीयूरिया, जो पहला पी हो गया पॉलीयूरिया, दूसरा है पॉलीडिप्सिया, तीसरा है पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया का मतलब है अत्यधिक भूख लगना, पॉलीडिप्सिया माने अत्यधिक प्यास लगना, पॉलीयूरिया माने बार बार अत्यधिक पेशाब आना। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि पॉलीफेगिया का मतलब क्या है, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है। अभी इन पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आगे, और हमने अभी जो क्विज हम दे रहे थे थोड़े आसान लगे होंगे आप सभी को, तो उसमें ऐसे प्रश्न बहुत सारे हमने करा रखे हैं। तो इसको आप सभी याद रखेंगे कि डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस में 3 पी का मतलब क्या होता है। फिर आगे देखिए, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं उनको एक बार देख लेंगे। छोटी आंत में एंटेरोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं दीवार में, वहाँ से कई हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज का पाचन करता है। माल्टोज क्या है? अनाज की शर्करा। लैक्टेज ये भी छोटी आंत में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम ये बच्चों में होता है, शिशु में, नवजात में पाया जाता है, उनके आमाशय के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और ये दूध का पाचन करता है। लेकिन बड़े होने पर, वयस्क होने पर रेनिन एंजाइम का स्राव बंद हो जाता है। फिर दूध का पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में लैक्टेज एंजाइम की सहायता से, यहाँ पे आगे देख भी सकते हैं कि दूध की चीनी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों साथ में फ्रक्टोज, ये तीनों मोनोसैकराइड हैं, जबकि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड होते हैं। ग्लाइकोजन और स्टार्च पॉलीसैकराइड होता है। याद रखेंगे एक एक चीज़ों को, कुछ भी आप लोग भूलेंगे नहीं। छोटी आंत में ही सुक्रेज पाया जाता है, आगे पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब चीज़ें बहुत आसान है। पेप्टिडेज, कम से कम ये 3 नाम तो आपको याद रखना है छोटी आंत से स्रावित होने वाले एंजाइम के बारे में। अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम को देख लेंगे। पहला एमाइलेज, दूसरा लाइपेज। एमाइलेज आमाशय में भी स्रावित होता है। एमाइलेज लार ग्रंथियों से भी स्रावित होता है, बनता है। एमाइलेज करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। सबसे पहले किसका पाचन स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बो का स्टार्ट होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से।
वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हमारे शरीर में भोजन का संपूर्ण डाइजेशन पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत की दीवार में ब्लड वाहिकाओं में होता है। अच्छा, उसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ ब्लड में चले गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब उसको क्या बोलेंगे? उसको कहा जाता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। हिंदी में कहेंगे तो स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन क्या है? पचे हुए भोज्य पदार्थ का छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है पूरी तरह से। भोजन का पाचन तो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाएगा, मुख से ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्च टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर आमाशय में फिर से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन भी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आमाशय में पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होते हैं, जबकि पेप्सिन एंजाइम आमाशय में स्रावित होता है और वहीं से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा। प्रोटीन टूट करके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होते हैं। ये आमाशय हो गया, छोटी आंत यहाँ पे ऐसे। अब छोटी आंत में आने के बाद वसा का पाचन भी शुरू हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे पित्त की थैली, गॉल ब्लेडर। लीवर में पित्त रस बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, पित्त की थैली में। और यहाँ से पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस आएगा छोटी आंत में। ये वसा का पाचन नहीं करते हैं। अगर आपने एग्जाम में कर दिया, क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। ये वसा का पाचन नहीं करते, तो क्या करते हैं? ये उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद छोटी आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम की सहायता से वसा का पाचन यहाँ पे होता है। तो वसा का पाचन कहाँ पे स्टार्ट होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी, डियोडेनम में होता है। ये पहला भाग है छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 4 भाग होते हैं। तो वसा का पाचन छोटी आंत के पहले भाग में स्टार्ट होगा, ग्रहणी से, डियोडेनम से, और छोटी आंत में वसा का पाचन पूरी तरह से हो जाएगा। यानी छोटी आंत में संपूर्ण भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से पाचन भी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होकर के ब्लड में मिल जाएंगे, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है रस के रूप में। और ब्लड में जाना ही इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो बड़ी आंत में क्या होता होगा? बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ विटामिन आदि का भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, लाइपेज और वसा का पाचन करता है। प्रोटीएज, इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। हम ये सब नाम ले चुके हैं पहले ही, तो कम से कम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3-4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को, जिसमें ये सभी एंजाइम होते हैं, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आपसे पूछेगा पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को कहा जाता है? तो पैंक्रियाटिक जूस को, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। हमारे शरीर में 24 घंटे में बनने वाले कुल लार, सलाइवा की जो मात्रा होती है लगभग 1.5 लीटर तक पहुंच जाती है। अब ये पानी पीने के ऊपर डिपेंड है, शरीर के ऊपर डिपेंड है, यानी 500 ml से लेकर के 1.5 लीटर तक। पित्त रस का पूछेगा तो लगभग 1 लीटर तक इसकी मात्रा होती है, स्रावित होने वाला पित्त रस 24 घंटे में। अग्नाशयी रस या फिर गैस्ट्रिक जूस, इनकी मात्रा भी लगभग वही 1.5 लीटर के आसपास। तो ये थोड़े बहुत कम ज़्यादा इनकी मात्रा होती रहती है। अब देखिए आप सभी, प्रेगनेंसी में आप सभी जान गए कि अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा 300 के आसपास होती है, लेकिन स्तनपान के दौरान पहले 6 महीने में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता 600 किलो कैलोरी होती है, और अगले 6 महीने में यानी 7 महीने से लेकर के 12 महीने तक स्तनपान के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा लगभग 510 किलो कैलोरी के आसपास होती है। मान लीजिए महिला कम श्रम करने वाली है, मध्यम श्रम करने वाली है या फिर ज़्यादा श्रम करने वाली है, तो उनको जितनी भी कैलोरी चाहिए उसके अलावा इतनी कैलोरी उनको और चाहिए अगर वह स्तनपान कराने वाली माता है।
कल हम आप सभी को बता रहे थे लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी स्तनपान के दौरान कितने महीने तक प्राकृतिक रूप से, एमेनोरिया का मतलब है कि पीरियड का ना आना, यानी गर्भ निरोधक, प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह कार्य करता है स्तनपान, तो 6 महीने तक के लिए, 6 मंथ के लिए। अच्छा, माँ के शरीर में, स्तन में दूध निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस। जहाँ पर भी आपको जेनेसिस, जनरेट करना, जनरेट पैदा करना, जनरेट का मतलब ही होता है पैदा करना, तो जेनेसिस का मतलब है कि किसी चीज़ का निर्माण होना, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण होना, ओजेनेसिस एग का, अंडे का, ओवम का निर्माण होना। ओवुलेशन में तो अंडा रिलीज होता है अंडाशय से, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, लेकिन ओजेनेसिस ये होता है स्पेलिंग ओजेनेसिस का। ऐसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण होना। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो स्तनपान के दौरान पहले 6 महीने में 13.6 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, और अगले 6 महीने में 10.6 ग्राम प्रोटीन, अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ओवरऑल कुल मिलाकर के देखेंगे तो 70 से 100 ग्राम तक हो जाता है। शरीर के वजन पर भी निर्भर करता है। ऐसे ही आप देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगभग 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हालांकि उसमें ऐसे नहीं देखा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे तो 1 ग्राम आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, सेकंड में देखेंगे तो 9, थर्ड में देखेंगे तो 31, इसमें कहीं पर होगा। यहाँ पर कैलोरी भी दिया गया है, स्तनपान के दौरान पहले 6 महीने में अतिरिक्त कैलोरी और अतिरिक्त प्रोटीन, अगले 6 महीने यानी 7 से 12 महीने तक स्तनपान के दौरान कितने कैलोरी और कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। 510 या 520 दोनों ठीक है, 520 आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए आप सभी, एक वर्ड आता है एंगेजमेंट। प्रेगनेंसी में बहुत सारे वर्ड देखने को मिलते हैं आपको। क्विकनिंग यानी माँ के द्वारा बच्चे की पहली हलचल को महसूस करना। लाइटनिंग होता है 36 वीक के बाद। 36 वीक में फंडस की जो ऊंचाई होती है जिपस्टिनम के स्तर पर सबसे अधिक ऊंचाई होती है, और 20 सप्ताह के बाद फंडस की ऊंचाई जितने सप्ताह पर पूछेगा, मान लीजिए 22 सप्ताह पर पूछा तो 22 सेंटीमीटर के आसपास फंडस हाइट होती है। 27 वीक पर पूछेगा तो 27 सेंटीमीटर के आसपास फंडस हाइट होती है। जितने सप्ताह पर पूछेगा 20 सप्ताह के बाद, 20 सप्ताह के पहले थोड़ा सा सप्ताह में और फंडस हाइट सेंटीमीटर में कितना होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 12 सप्ताह में फंडस हाइट, तो 12 सप्ताह में फंडस हाइट 12 सेंटीमीटर नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। जबकि 20 सप्ताह के बाद जितने सप्ताह बोलेगा, मान लीजिए आपसे पूछा 26 सप्ताह में कितनी होगी फंडस की ऊंचाई, तो आप कहेंगे 26 सेंटीमीटर के आसपास। 32 सप्ताह में 32 वीक्स में 32 सेंटीमीटर के आसपास फंडस की ऊंचाई होगी। 34 सप्ताह में तो आप कह सकते हैं कि 34 सेंटीमीटर के आसपास फंडस की ऊंचाई होगी। 36 सेंटीमीटर में, 36 वीक में, 36 सप्ताह में जिपस्टिनम के स्तर तक यानी 36 सेंटीमीटर के आसपास फंडस की ऊंचाई हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर फंडस की ऊंचाई घटती है, बेबी बच्चा पेल्विस में नीचे की तरफ उतरता है, और इसी को कहते हैं लाइटनिंग। और इसी लाइटनिंग को ही इंगेजमेंट कहा जाता है। इसी को बेबी ड्रॉपिंग भी कहा जाता है, बच्चे का नीचे की तरफ आना कहा जाता है, इसी को इंगेजमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि प्रेगनेंसी में इंगेजमेंट क्या होता है, तो वही लाइटनिंग को ही इंगेजमेंट कहा जाता है। 36 सप्ताह के बाद फंडस हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, 37वें सप्ताह में थोड़ी सी कम हो जाती है। और टर्म प्रेगनेंसी यानी जो पूर्णकालिक जो गर्भ की अवधि होती है 37 सप्ताह से लेकर के 42 सप्ताह तक मानी जाती है, और औसत में देखेंगे तो 40 सप्ताह के आसपास, 40 वीक्स के आसपास। और वैसे भी आप देखेंगे तो 9 महीना और इसमें 7 दिन जोड़ करके हम लोग ईडीडी निकालते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना मिला 277 यानी 280 दिन के आसपास, यानी कि 40 सप्ताह के आसपास ये गर्भावस्था की सामान्य अवधि है। अगर ऐसे रेंज में पूछेगा तो 37 सप्ताह से लेकर के 42 सप्ताह। 37 सप्ताह से अगर एक दिन पहले भी अगर बच्चे का जन्म हो गया तो बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी है, समय पूर्व जन्म है। और अगर 42 सप्ताह के बाद अगर बच्चे का जन्म हुआ तो बोलेंगे पोस्ट टर्म डिलीवरी है।
प्री टर्म डिलीवरी में बच्चे का वजन कम होता है, पोस्ट टर्म डिलीवरी में बच्चे का वजन ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी जब बच्चे का वजन ज़्यादा 4 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे बच्चों को मैक्रोसोम बेबी या मैक्रोसोमिया कहा जाता है उसको। अब यहाँ पर कुछ वर्ड देखेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है 2022 में, उसमें डायरेक्टली प्रश्न बने हैं। इनजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है? इनजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, हिंदी में कहते हैं भोजन का सेवन करना, और भोजन को चबा चबा करके हम लार मिक्स होकर के भोजन हमारे पेट में जाना। डाइजेशन का मतलब होता है भोजन का टूटना, कार्बोहाइड्रेट टूट करके शर्करा में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन टूट करके एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होगा, वसा टूट करके वसीय अम्ल में कन्वर्ट होगा, और यही तीनों ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बाकी जितने भी पोषक पदार्थ हैं कोई ऊर्जा नहीं देता है, सबके अलग अलग काम है। विटामिन का काम है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, संरक्षी भोजन कहा जाता है उसको। प्रोटीन को निर्माणकारी भोजन कहा जाता है, और प्रोटीन थोड़ा बहुत प्रोटीन कुछ मात्रा में ऊर्जा देने का कार्य भी करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पोषक तत्वों का पाचन तंत्र से रक्त प्रवाह में जाना, और जब ये चले जाते हैं शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और इजेशन का मतलब होता है कि बिना पचे हुए अपशिष्ट को बाहर निकालना। ध्यान दीजिएगा, बिना पचे हुए, और अगर पचा हुआ निकलेगा बाहर तो उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन बोलते हैं। तो उत्सर्जन अलग है और बहिष्करण अलग है। ये बिना पचे हुए भोज्य पदार्थ जो अपशिष्ट हैं अगर वो बाहर निकलते हैं तो। ग्लोसाइटिस क्या होता है? जीभ की सूजन। डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि ग्लोसाइटिस क्या होता है। अच्छा देखिए, बच्चों में दांत को लेकर के अक्सर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। जैसे ये टीथ होते हैं ना, टीथ में ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी आप एक पार्ट ले लेंगे, और उसमें ऊपर मान लीजिए आपने ले लिया तो ऊपर वाले जबड़े में भी आधा ही दांत देखिए पहले। जैसे ऊपर कुल दांत होते हैं 4, इसको बोलते हैं कृंतक, इंसीसर, हिंदी में कहेंगे तो कृंतक बोलेंगे इनको, कृंतक बोलेंगे इनको। इनके बाद होते हैं ऐसे करके कैनाइन, और इनको बोलते हैं रदनक, इनका नाम है रदनक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 दांत और निकलते हैं दोनों तरफ, इन्हें कहा जाता है प्रीमोलर या फिर अग्र चवर्णक, हिंदी में कहेंगे तो अग्र चवर्णक या प्रीमोलर। और इनके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 3 दांत और निकलते हैं लास्ट में, जिन्हें कहते हैं दाढ़ के दांत, या फिर इनको अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। ये 3 होते हैं, यानी 3 इधर 3 इधर, ये ऊपर के जबड़े में ऐसे ही नीचे के जबड़े में। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला बनाएंगे। ये फार्मूला ऊपर वाला जबड़ा है, इसमें भी केवल एक इधर के केवल दांत देखेंगे, इधर वाला छोड़ दीजिए, किसी भी एक तरफ के ही दांत देखेंगे। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जो दूध के दांत निकलते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये दांत निकलते हैं, ये वाला दांत दोनों साइड निकलेंगे, ये दांत भी निकलेगा, ये नहीं निकलता है, फिर ये निकलते हैं 2 दांत, 2 ही निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 ही निकलते हैं। तो ये 2 हो गया 2, ये 1 हो गया 1, यहाँ पे ये नहीं निकलेगा 0, फिर ये निकलेंगे 2 2, ठीक है। ऐसे ही नीचे कर लेंगे 2 1 0 2। तो नवजात शिशु में, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनके लिए ये एक फार्मूला सूत्र होता है। और जब वयस्क हो जाएंगे, जैसे हम आप हैं, तो हमारे आपके लिए क्या सूत्र होता है? 2 1 2 3। कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है, ये 2 दांत हो गए, ये 1 दांत हो गया, फिर वापस से 2 दांत और ये 3 दांत। ऐसे ही नीचे भी लिख देंगे 2 1 2 3। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, या फिर आप कम से कम इतना तो ज़रूर याद रख लीजिए कि बच्चे में सबसे पहले नीचे वाले दांत निकलते हैं, और इस नीचे वाले में भी ये वाले दोनों दांत निकलते हैं, जो बीच का दोनों दांत है ये वाला, इन्हें हिंदी में कहते हैं निचला केंद्रीय कृंतक दांत। बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? निचला केंद्रीय कृंतक दांत सबसे पहले निकलते हैं, फिर ऊपर वाला कृंतक दांत, इंसीसर दांत निकलेंगे, ठीक है।
इसे आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कुल 20 होती है, और इस 20 में ये 4 ऊपर हो गए और ये 4 नीचे हो जाएंगे, ऐसे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर ये कैनाइन, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर ये जो अग्र चवर्णक है ये वाला, ये नहीं निकलते, ये दूध के दांत नहीं होते हैं, ये अस्थाई दांत होते हैं, ये जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलेंगे, तो ये दूध के दांत में नहीं निकलते हैं। इसके बाद फिर ये दांत निकलते हैं दोनों। कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही नीचे भी निकलेंगे, ठीक है। तो कुल जोड़ेंगे तो आपको 20 दांत यहाँ पे मिलेंगे। बाकी जो ये लास्ट वाला देख रहे होंगे, लास्ट वाला ऊपर भी नीचे भी इधर भी, और ये जो दोनों दांत यहाँ पर है नीचे भी ऐसे, जिनको हम अग्र चवर्णक, इन दांत को बोलते हैं चवर्णक। जो दाढ़ के दांत होते हैं इनको चवर्णक बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। अग्र चवर्णक को प्री मोलर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती क्या होती है, हम एक क्रम में देखने लग जाते हैं कि हाँ ये दांत निकला होगा, फिर ये निकला होगा, फिर ये निकलेगा। नहीं, ये नहीं निकलता है। ये दांत निकला ऐसे बच्चे में, फिर ये निकला दोनों तरफ से, फिर बीच में नहीं निकलेगा, फिर यहाँ से ये 2 दांत ऐसे निकलेंगे। ये बीच का जो पोर्शन, यहाँ पे जो 2 दांत निकलने चाहिए थे दोनों तरफ, और निचले वाले जबड़े में भी दोनों तरफ, वो नहीं निकलते हैं, ये दूध के दांत में नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ की सूजन। पैरोटाइटिस, इसी को तो बोलते हैं मम्स, गलसुआ की बीमारी, इसी को बोला जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में सूजन। स्टोमेटाइटिस, ये मुंह के श्लेष में झिल्ली की सूजन होती है, और ये विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाली बीमारी है, इसी को चीलोसिस या कीलोसिस कहा जाता है। फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स को ग्रसनी कहते हैं। लैरिंग्स को स्वर यंत्र, स्वर बॉक्स कहा जाता है, वॉयस बॉक्स कहा जाता है। तो फेरेंजाइटिस, TIS लगा है ना अंत में, तो ये सूजन संक्रमण है, किसमें, फेरिंग्स में, ग्रसनी में। ऐसे ही लैरिंग्स का किसी भी और में अगर ये सूजन संक्रमण होगा तो TIS लगा करके वहाँ पे बताया जा सकता है। जो चीज़ें हम बता चुके हैं उसको दोबारा से रिवीजन नहीं करेंगे, दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। HP का लेवल हो गया, MDR MDT सब कुछ हम बता चुके हैं कल वाली क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में। शुरुआती समय में देखेंगे तो 6 से 10 सप्ताह में फीटल हार्ट रेट, भ्रूण की हृदय गति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके। डॉपलर या स्टेथोस्कोप से सुनना मुश्किल होता है। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं 10 से 12 सप्ताह पर डॉपलर विधि से, और 12वें सप्ताह से देखेंगे तो डॉपलर और पिनार्ड जैसे उपकरणों की सहायता से भी बेबी की भ्रूण की धड़कन सुनी जा सकती है। और फेटोस्कोप से अगर बच्चे के हृदय की धड़कन सुननी होगी तो 18 से 20 सप्ताह में। तो आपसे एग्जाम में फेटोस्कोप का पूछ सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी पिनार्ड का पूछेगा तो 12 सप्ताह के बाद से। IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियो नेट एंड चाइल्ड इलनेस, जो नवजात शिशु होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है कुछ दिन तक, उसमें सांस लेने की जो गति होती है, बच्चा अगर गतिशील है, जागा हुआ है, तो 40 से 60 होता है, और अगर बच्चा सो रहा होगा तो 30 से 40 के आसपास लगभग होता है सांस लेने की दर। 60 से ऊपर अगर बच्चे में सांस लेने की दर होगी तो इसी को कहा जाता है टैकीपनिया। टैकीपनिया का मतलब होता है कि सांस लेने की दर तेज होना। अब ब्रैडीपनिया का मतलब होता है सांस लेने की दर धीमे होना। डिसपनिया का मतलब होता है सांस में अवरोध। एपनिया का मतलब होता है सांस न ले पाना। स्लीप एपनिया में नींद के दौरान सांस नहीं ले पाते। ऐसे ही अच्छा, आप लोग समझ पाते हैं ना, एक होता है सांस लेने की दर और एक होता है पल्स रेट, यानी रक्त प्रवाह की दर। 1 मिनट में कितनी बार हृदय ब्लड पंप करता है, उसे पल्स रेट बोलते हैं। तो पल्स रेट अलग होता है और सांस लेने की दर अलग होती है।
सांस लेने की दर उम्र के साथ घटती जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, या फिर प्रति मिनट जो धड़कन होती है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। यानी कि पल्स रेट और ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की दर और पल्स रेट, हृदय की धड़कन की दर, ये दोनों उम्र के साथ घटते हैं, जबकि ब्लड प्रेशर उम्र के साथ बढ़ता है। जैसे वयस्कों में देखेंगे तो सांस लेने की दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। 12 से 20, इसमें कुछ भी आप अपने से प्लस माइनस मत करिएगा, जो आपको बताया जा रहा है आप ऐसे ही एज इट इज याद करिए। जबकि शिशु में क्या बताया हमने आप सभी को, 40 से 60। फिर जब शिशु से आगे बच्चा बनेगा तो ये जो दर होगी थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 25 से लगभग 40 के आसपास ऐसे होगा। फिर धीरे धीरे घटते घटते वयस्क अवस्था में आते आते 12 से 20 प्रति मिनट हो जाता है सांस लेने की दर। यानी अगर सो रहे होंगे तो 12-13 के आसपास, जाग रहे होंगे तो 20 के आसपास, ऐसे इसे देखा जाता है। ऐसे देखेंगे जो बच्चा माँ के पेट में हो या फिर बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी है, नियोनेट है, तो उसमें देखेंगे तो 100 या फिर 110 से लेकर के 160 के बीच में होती है पल्स रेट, हृदय की धड़कन की दर। जबकि हमारे आप में वयस्कों में कितना होता है, 60 से 100 होता है। 100 से ज़्यादा पल्स रेट होने पर हम बोलेंगे टैकीकार्डिया, 60 से कम पल्स रेट होने पर हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ऐसे बच्चे के लिए भी देख लिया जाएगा, शिशु के लिए भी देख लेंगे हम लोग। तो फास्ट ब्रीथिंग या तेज सांस या फिर टैकीपिनिया कब बोलेंगे, अगर 2 महीने का बच्चा 60 सांस प्रति मिनट से अगर ज़्यादा ले रहा होगा, 2 महीने से लेकर के 1 साल का बच्चा है और 50 सांस प्रति मिनट से अगर ज़्यादा गति से सांस ले रहा होगा तो बोलेंगे टैकीपिनिया है। 12 महीने यानी 1 साल से 5 साल तक के बच्चे में अगर 40 सांस प्रति मिनट, 40 बार श्वास लेने की दर से अगर ज़्यादा अगर गति से सांस ले रहा होगा तो बोलेंगे टैकीपिनिया है। बहुत सिंपल सा है, 2 महीने, 2 महीने से 1 साल, 1 साल से 5 साल, 60, 50, 40। प्रसव में मोल्डिंग क्या होती है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न ऐसे बन सकता है। जन्म के दौरान अगर नॉर्मल प्रसव हो रहा होगा तो जन्म के दौरान जन्म नलिका बर्थ कैनाल से गुजरते समय बच्चे के सिर में अस्थायी रूप से कुछ उसके आकार में बदलाव हो जाता है, जो कि बाद में सही हो जाता है। ये जो सिर की हड्डियां होती हैं एक दूसरे पर खिसकने से, ओवरलैप होने से ऐसा होता है, इसी को मोल्डिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। कंगारू मदर केयर आप सभी जानते हैं कम से कम 1 घंटे देना चाहिए और अधिकतम 24 घंटे तक दे सकते हैं। प्री टर्म वाले या कम वजन वाले, प्री टर्म डिलीवरी वाले बच्चे या कम वजन वाले बच्चे को केएमसी विशेष रूप से देने की सलाह, विशेष रूप से केएमसी देने की सलाह दी जाती है। इसमें माँ की जो स्थिति होती है केएमसी में, अगर आप नहीं ध्यान से पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में इतना कन्फ्यूजन होगा पूछिए मत। बहुत आसान प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। प्रैक्टिस आप लोग खूब करिए। माँ की स्थिति कैसी होनी चाहिए? माँ आराम से कुर्सी पर बैठ सकती है या लेट सकती है, लेकिन क्षैतिज नहीं, बिल्कुल क्षैतिज नहीं, ठीक है। बच्चे की स्थिति कैसी होनी चाहिए? शिशु को माँ के स्तनों के बीच छाती पर सीधा लेटाया जाता है। इसे फ्रॉग पोजीशन यानी मेढक पोजीशन बोला जाता है, मेढक पोजीशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। अब देखिए महिला और पुरुष में कुछ अंग जो होमोलोगस समझाते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मे बी देखिए बिल्कुल आवश्यक नहीं कि पिछली बार वाला पैटर्न में बिल्कुल सेम रिपीट हो सकता है आधा रिपीट हो, 1/3 2/3 रिपीट हो, बाकी प्रश्न अलग बन जाए, बिल्कुल अलग टॉपिक से, सिलेबस के अलग टॉपिक से प्रश्न उठा लिए जाएँ, तो हमें तैयारी पूरी करनी है। देखिए पुरुष का जो लिंग है पेनिस से महिला के भग से यानी क्लाइटोरिस के समान होता है। पुरुष का जो वृषण है वो महिला के अंडाशय ओवरीज के समान माना जाता है। वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है, और ओवरी में अंडे का निर्माण होता है और इसी को ओजेनेसिस कहा जाता है।
महिला में वजाइनल प्रवेश द्वार में यानी योनि के प्रवेश द्वार में बार्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो उसे चिपचिपा बनाती हैं, द्रवनुमा बनाती हैं। तो महिला में बार्थोलिन ग्रंथि, ऐसे ही पुरुष में बल्बो यूरेथ्रल की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो उसके शिश्न को द्रवनुमा बनाती हैं। तो महिला के बार्थोलिन ग्रंथियों की संख्या 2 होती है। महिला के आप देखेंगे वल्बा में ये एनस हो गया, बीच में होता है पेरिनियल, यहाँ पे जो ये त्वचा है इसको पेरिनियल बोलते हैं। और एपिसियोटॉमी में इसी पेरिनियल में चीरा लगाया जाता है क्राउनिंग से पहले। ध्यान दीजिएगा, क्राउनिंग से पहले चीरा लगाया जाता है बच्चे के प्रसव को आसान बनाने के लिए। और ये केवल वजाइना यानी योनि का जो प्रवेश द्वार है केवल उसको चौड़ा करता है, ना कि पूरे बर्थ कैनाल को चौड़ा नहीं करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही घुमा करके पूछेगा, कन्फ्यूजन बहुत होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के पास होती है कीन्स या फिर स्किन्स की ग्रंथि बोलते हैं, कीन्स या स्किन्स की ग्रंथि। यहाँ पे यूरेथ्रा मूत्रमार्ग हो गया, और यहाँ पे ये हो गया वजाइनल कैनाल। और वजाइनल एंट्री यानी योनि प्रवेश द्वार, और यहीं पे थोड़ा सा अंदर की तरफ योनि में ही बार्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो पुरुषों में इसके समकक्ष पाया जाने वाला ग्रंथि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। पुरुष में जो अंडकोश है, अंडकोश का मतलब होता है कि पुरुष का जो वृषण है, टेस्टिज है, वो अंडकोश के अंदर होते हैं। और ये महिला में लेबिया के समकक्ष होता है। लेबिया ये महिला का वल्बा हो गया। वल्बा का मतलब है बाहरी प्रजनन अंग। महिला के प्रजनन अंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आंतरिक और बाहरी। तो बाहरी प्रजनन अंग में, और ये जो ऊपर प्यूबिक वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें देखेंगे ये जो बाहर वाला जो पार्ट ऐसे दिखता है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर वाला जो भाग होता है, बाहर से दिखने वाला, योनि का बाहर से दिखने वाला भाग लेबिया मेजोरा, और अंदर वाला जो भाग होता है उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। उसके अंदर फिर योनि प्रवेश द्वार होता है। तो अंडकोश लेबिया के समकक्ष होता है। अंडकोश वृषण को शरीर के बाहर रखते हैं ढक करके, और लेबिया बाहरी और आंतरिक होठ 2 होते हैं, ये बाहरी और एक आंतरिक भी होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो ये बाहरी जन अंगों को ढकते हैं, सुरक्षा देते हैं। अब देखिए जो फ्रायड है, एरिक्सन है, और ऐसे कुछ 1-2 और मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। पिछली बार एरिक्सन से प्रश्न पूछा गया था। एरिक्सन के जो मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने जो विकास की अवस्था में 8 चरण, कहीं कहीं पर 7 कहीं पर 8 दिया गया है, तो शुरू के कम से कम 4 या 5 स्टेज तो आपको याद रखना है हर हाल में। वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। पहले फ्रायड का देख लेंगे आप सभी। फ्रायड के विकास, मनोलैंगिक विकास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था देखेंगे तो ओरल स्टेज, मौखिक अवस्था, जन्म से लेकर के 18 महीने तक चूसना काटना देखने को मिलता है। अनल स्टेज होती है 18 महीने से लेकर के 1.5 साल से 3 साल तक। इस अवस्था में गुदा पर नियंत्रण, शौचालय प्रशिक्षण की उम्र होती है 1.5 साल से 3 साल की। ध्यान केंद्रित होता है। आपसे यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा कि शौचालय पर नियंत्रण या प्रशिक्षण की उम्र कौन सी होती है। तीसरी अवस्था देखेंगे तो फैलिक स्टेज 3 से 6 साल तक होता है। इसमें जनन अंग लिंग या भगसेप, लड़के हैं तो लिंग, महिला लड़की भगसेप, ये प्रमुख कामोत्तेजक क्षेत्र बनते हैं। लड़के ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? फ्रायड के अनुसार माँ के लिए पिता से प्रतिस्पर्धा, यानी लड़के का माँ के प्रति प्रेम, और लड़कियाँ का पिता से प्रेम या माँ से ईर्ष्या, यानी लड़कियाँ पिता से प्रेम करती हैं, माँ से ईर्ष्या, लड़के माँ से प्रेम करते हैं, पिता से ईर्ष्या। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब माँ से प्रेम लड़के का, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की का पिता से प्रेम। तो ये में भी अगर थोड़ा सा अलग प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। फिर देखिए फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के चौथे चरण में लेटेंसी
हो सकता है आपसे ये ना वर्ड दे करके आपको इसी को हिंदी में लिख करके भी दे दे। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, तो 6 साल से स्टार्ट होता है, यौवन आरंभ तक होता है। इसमें यौन रुचियाँ शांत हो जाती हैं, सामाजिक और बौद्धिक कौशल पर ध्यान केंद्रित होता है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करके एक-एक चीज़ों को याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी आप सभी को कराएँगे। सबसे लास्ट में है जेनाइटल स्टेज, जननांग अवस्था, यौवन आरंभ से लेकर के वयस्कता तक। कामेच्छा जनन अंगों पर लौट आती है, परिपक्व यौन संबंधों की ओर निर्देशित होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है कि शाहवास के दौरान ऑर्गेज़म के बाद महिला तुरंत अगले ऑर्गेज़म के लिए तैयार हो सकती है, परंतु पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है। यानी पुरुष के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड का मान 0 होता है। सॉरी, महिला के लिए, पुरुष के लिए नहीं, महिला के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और ये बिल्कुल ऐसा है नहीं फैक्ट कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। एक प्रश्न हमें मिला था, किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दिया था। आगे आ जाएंगे। देखिए, जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है जैसे महिला में, तो महिला में एग का बनना, अंडे का बनना, माहवारी आएगी, अंडा बनेगा। पुरुष है तो उनमें शुक्राणु बनेंगे, ये प्राथमिक लक्षण होते हैं। और जो द्वितीयक लक्षण होते हैं वो शरीर के अन्य अंगों का विकास, जैसे पुरुष में दाढ़ी मूछ आएगी, आवाज़ का भारी होना, शरीर पर बाल होना। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये महिला लिंग हार्मोन है जो कि स्त्री के लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और ये गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र में भूमिका निभाते हैं। प्रोलैक्टिन, ये दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन या लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है, ये दुग्ध निष्कासन के लिए, स्तनपान के दौरान, प्रसव के दौरान, गर्भाशय के संकुचन के लिए और प्रसव की डिलीवरी के बाद भी गर्भाशय के संकुचन के लिए इनकी भूमिका होती है। कुछ जो नोटिफिएबल बीमारियां हैं, यहाँ पर हमने उनकी लिस्ट दे दी है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक देखिए, बच्चे के जन्म के समय जो सबसे जो अच्छा एक वर्ड अगर इसके लिए यूज किया जाए कि बच्चे की स्थिति कैसे बताई जाएगी, तो एक वर्ड आता है स्टेशन। यहाँ पर देखेंगे पेल्विस में जो ये इसको बोलते हैं इलियम, और ये पीछे वाली हड्डी होती है इस्चियम, इस्चियल स्पाइन, पीछे वाली हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी यहाँ पे देख रहे होंगे। सामने से होता है प्यूबिक बोन, यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, यही फैलता है हल्का सा, ये हल्का सा फैलेगा रिलैक्सिन हार्मोन की सहायता से। जो पीछे वाली इस्चियम हड्डी होती है, जब इस्चियम में बच्चा बिल्कुल सिर उसका इस्चियम के स्तर पर होगा तो उसको बोलते हैं स्टेशन 0 पर है। अगर ऊपर रहेगा तो -1 -2 ऐसे बोलेंगे। जब बच्चा नीचे आएगा इस्चियम से तो +1 +2 ऐसे बोलते जाएंगे। स्टेशन का मतलब यही होता है। महिला में सबसे अच्छी पेल्विस मानी जाती है गायनोकॉइड, इसमें ये बिल्कुल गोला सर्कल ऐसे होता है, सर्कल। एंड्रॉयड, ये पुरुषों की योनि, पुरुषों के लिए ये पेल्विस होता है और इसमें पेल्विस ऐसे दिल के आकार का दिखता है। एंथ्रोपॉइड में पेल्विस ऐसे होता है। प्लेटीपॉइड में पेल्विस ऐसे इसका आकार दिखता है, जो बीच वाला खाली जगह होता है। तो कम से कम गायनेकॉइड, ये तो आपको याद रखना है, सबसे अच्छी श्रोणि मानी जाती है महिला के लिए। और ये +1 +2 ये सेंटीमीटर में होता है। तो स्टेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ देखेंगे सामान्य महिला के लिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे देखेंगे सामान्य महिला, इनके लिए यहाँ पे 1660 ये पर डे की अगर उनकी कैलोरी की नीड है, तो प्रेगनेंसी में देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो गया ये 2020, यानी लगभग 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होता है। दूध पिलाने वाली माता है तो पहले 6 महीने में देखेंगे तो ये आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है, 600 के आसपास। उसके बाद घट करके ये लगभग जो है 550 के आसपास तक आ जाती है। अगर ये टेबल अगर आप समझ पाए तो आप देख लीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं, हमने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है।
कुछ क्वेश्चन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसी पीडीएफ में। एएनसी विजिट के लिए पहली विजिट गर्भावस्था का पता चलता है 12 हफ्ते से पहले। दूसरी जो विजिट होती है एएनसी 14 से 26 सप्ताह के लिए। अच्छा देखिए, जो भी स्वास्थ्य सेवा है या स्वास्थ्य शिक्षा है, इनके लिए प्राइमरी रूप से आशा जिम्मेदार होती है, आंगनवाड़ी वर्कर जिम्मेदार होते हैं, आशा जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर महिला का रजिस्ट्रेशन किया जाना है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए एएनएम जिम्मेदार होती है। जो गांव में बैठक होती है VHSND की, आशा बुलाती है, लेकिन एएनएम उन बैठकों का संचालन करती है। एएनसी की सेकंड विजिट 14 से 26 सप्ताह, थर्ड विजिट 28 से 36 सप्ताह और चौथी विजिट 36 सप्ताह से लेकर के डिलीवरी तक ये देखा जाता है। हालांकि WHO ने कुल 8 विजिट्स की सलाह दी है। यूटेराइन सॉफ्ल क्या होता है? ये दो तरह से होते हैं। एक तो होता है यूटेराइन सॉफ्ल, दूसरा होता है, इसमें लिखा होगा नाल कार्ड सॉफ्ल या फनिक सॉफ्ल। सॉफ्ल का सीधा सा बहुत आसान है ये। सॉफ्ल का सीधा सा मतलब होता है ब्लड प्रवाह के दौरान उसकी ध्वनि सुनाई देनी। जैसे मान लीजिए माँ के पेट में बच्चा है, तो माँ से ब्लड, प्लेसेंटा से ब्लड बच्चे की तरफ जाएगा, तो उस ब्लड प्रवाह की जो ध्वनि होगी उसे सुना जा सकता है आस्कल्टेशन विधि से। आस्कल्टेशन का मतलब ही होता है शरीर की भीतरी ध्वनियों को सुनना। तो यूटेराइन सॉफ्ल का मतलब हो गया कि माँ से जो ब्लड है बच्चे की तरफ जा रहा है, इस दौरान स्टेथोस्कोप से सुनाई देने वाले ब्लड प्रवाह की, रक्त प्रवाह की जो आवाज होगी उसी को कहा जाएगा यूटेराइन सॉफ्ल। और इसमें देखिए ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप सभी। मान लीजिए कि माँ से बच्चे को जो ब्लड जा रहा है प्रति मिनट पे, सपोज दैट 80 धड़कन प्रति मिनट है, सपोज दैट 80 धड़कन प्रति मिनट है, सपोज दैट। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होगा, माँ अगर प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चे को अतिरिक्त ब्लड देने के लिए माँ का हृदय अतिरिक्त कार्य करेगा, जल्दी कार्य करेगा। सामान्य अवस्था में जितनी धड़कन प्रति मिनट होगी उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसे तो देखेंगे हमारे आपके शरीर के लिए 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करना होता है हृदय को, जबकि भ्रूण के लिए 500 से 700 मिलीलीटर तक ब्लड पंप करना होता है प्रति मिनट। और एक बार में जो ब्लड पंप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो मान लीजिए 80 धड़कन प्रति मिनट है माँ की धड़कन की दर, तो यूटेराइन सॉफ्ल का मतलब हो गया कि माँ से उसके गर्भस्थ शिशु की तरफ जाने वाला जो ब्लड होगा इसी गति से जाएगा। तो यूटेराइन सॉफ्ल किसके समकक्ष या किसके समान होगा? मातृ नाड़ी, यानी माँ की जो नाड़ी है, माँ की जो धड़कन की दर है उसके समान होगा। और अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि अम्बिलिकल कार्ड या गर्भनाल कार्ड या नाल कार्ड सॉफ्ल या फनिक सॉफ्ल, यानी जब बच्चे से ब्लड माँ की तरफ जाएगा वापस, अम्बिलिकल आर्टरी यानी गर्भनाल धमनी से वापस ब्लड जाएगा बच्चे से माँ की तरफ, उसमें उत्सर्जित पदार्थ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसके जो प्रवाह की दर होगी, धड़कन प्रति मिनट होगी, वो बच्चे के भ्रूण के हृदय गति के समान होगी। एकदम आसान सा है ये टॉपिक, बहुत इजी है। सॉफ्ल का मतलब ही होता है ध्वनि, रक्त प्रवाह की ध्वनि, रक्त प्रवाह की ध्वनि बोला जब इसे बोलेंगे, ठीक है। नाल कार्ड सॉफ्ल यानी बच्चे से माँ की तरफ वो अलग होगा, वो बच्चे के हृदय की धड़कन के बराबर समान होगा। और जो माँ से बच्चे की तरफ जो ब्लड बह करके आएगा, गर्भस्थ माँ से उसके गर्भस्थ शिशु की तरफ जो ब्लड बह करके आएगा, वो माँ के धड़कन के समकक्ष होगा, मातृ नाड़ी के समान होगा। एकदम आसान सा है और हमें लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप समझ ना पाए हो। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और बताएंगे। ये पूरा हो गया ऐसे हृदय जब नवजात जन्म लेता है तो उसमें कई सारे जो बाईपास नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं रक्त की, वो बंद हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ये दाहिना आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दाहिना निलय और ये बायां निलय। हम पूरी हृदय की संरचना आपको नहीं बताएंगे, वाल्व वगैरह नहीं बताएंगे,
बस यहाँ पर हम कुछ 3-4 बीमारियों के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। यहाँ पर एक बाईपास होगा ऐसे, और ब्लड की वाहिका होगी, यानी दाहिना आलिंद बाएं आलिंद के बीच में कनेक्शन होगा, ब्लड वाहिका से जुड़ा होगा जब बच्चा माँ के पेट में होता है। ऐसा क्यों होता है सब कुछ हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं। इसे कहा जाता है फोरामेन ओवले, फोरामेन ओवले कहा जाता है इसे। मान लीजिए बच्चे ने जन्म ले लिया और ये बंद नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवले की बीमारी हो गई है बच्चे को। हालांकि वो नॉर्मल अवस्था में धीरे धीरे बंद हो जाता है कुछ समय के पश्चात। और दोनों आलिंद के बीच में अगर ये छेद रह जाता है तो इसे ASD भी कहा जाता है, एट्रियम सेप्टल वाल डिफेक्ट बीमारी भी कहा जाता है। तो ASD का मतलब है दोनों आलिंद के बीच में छेद है, बाईपास है। ऐसे दोनों नीले के बीच में भी पहले छिद्र होता है लेकिन जन्म के बाद बंद हो जाना चाहिए। अगर जन्म के बाद ये छिद्र बंद नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर छिद्र अगर बंद नहीं हुआ जन्म के बाद, तो बोलेंगे ASD। दोनों नीले के बीच में अगर छिद्र बंद नहीं हुआ तो बोलेंगे VSD बीमारी हो गई है। फिर देखिए आगे, ये हो गया फुफ्फुस धमनी जो कि दाहिने नीले से जाता है फेफड़े की तरफ। इसमें ब्लड जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, और ब्लड शुद्ध होकर के आएगा फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में, यहाँ से फिर माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व से बाएं नीले में आएगा ब्लड, और फिर यहाँ से जो ब्लड है वो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ये फुफ्फुस धमनी हो गई और ये महाधमनी, इनके बीच में भी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपस में जुड़े होते हैं। इसे कहा जाता है डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस कहाँ पाया जाता है, आर्टेरियोसस कहाँ पाया जाता है, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के बीच में। फोरामेन ओवले कहाँ पाया जाता है, दोनों आलिंद के बीच में। अगर बच्चे के जन्म के बाद डक्टस आर्टेरियोसस, अब इसको बंद हो जाना चाहिए, अब ये जो कनेक्शन बीच में है अब इसको बंद हो जाना चाहिए, दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। अगर अलग अलग नहीं हुए, अगर ये आपस में जुड़े रह गए तो बोलेंगे बच्चे में PDA हो गया है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की बीमारी हो गई है। ऐसे ही एक वर्ड और होता है डक्टस वेनोसिस, हम यहाँ पे लिख देते हैं डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस का मतलब होता है कि माँ से बच्चे को मिलने वाला जो रक्त है बच्चे की लीवर में न जा कर के सीधे सीधे बच्चे के हृदय को पहुँचता है। अच्छा आगे देखिए, ये मान लीजिए माँ ऐसे हो गई, जब तक जाइगोट की अवस्था है, 0 से 2 सप्ताह की जो अवधि होती है, जब तक प्लेसेंटा का निर्माण पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो देखेंगे कि बच्चे को जो ब्लड मिलता है, बच्चे को जो पोषक तत्व मिलता है या फिर ऑक्सीजन मिलता है बच्चे को, यहाँ बच्चा मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है, सपोज दैट अभी प्लेसेंटा बना नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसे थैली होती है, ऐसे बच्चे से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं योक सेक की थैली, योक सैक की थैली बोलते हैं। ये शुरुआत में 2 सप्ताह तक, लगभग 14-15 दिन तक मान के चले कि ये बच्चे को और आगे भी कुछ समय तक के लिए बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। फिर जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो ये काम फिर प्लेसेंटा करने लग जाएगा। तो शुरू में ब्लड का निर्माण यहीं पर होता है। फिर आगे देखेंगे तो बच्चे की लीवर में ब्लड का निर्माण होने लगेगा, बच्चे की लीवर में। उसके बाद फिर बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होने लगता है, और बच्चे के जन्म के बाद और हमेशा फिर आगे देखेंगे तो बोन मैरो में ही ब्लड का, रक्त का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए आप सभी, MUAC हो गया, मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस, यानी मध्य ऊपरी बाह परिधि। जो पूरा हाथ होता है ना, इसको बोलते हैं ऊपरी बाह, इसको बोलते हैं निचली बाह। ये नीचे वाला बाह हो गया और ये ऊपर की भुजा हो गई, ये नीचे की भुजा हो गई। तो ऊपर की भुजा में यहाँ पर ऐसे गोलाई में देखा जाता है, टेप से, साकिर टेप या कोई अन्य टेप से माप सकते हैं, उसी को बोलते हैं MUAC। गर्भवती जो नॉर्मल महिला होती हैं, महिला में 22 से कम नहीं होना चाहिए MUAC का मान औसतन। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने वाले बच्चे में देखेंगे तो
11.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसको सेंटीमीटर में मापते हैं। 11.5 से कम होने का मतलब है कि रेड जोन में बच्चा कमज़ोर है। 12.5 से ऊपर है तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। तो बस आप इतना जानते रहिए कि MUAC ये कुपोषण मापने का तरीका है, पोषण देखने का तरीका है। ऐसे ही देखेंगे तो स्टंटिंग होता है एक। स्टंटिंग स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चे की उम्र के हिसाब से लंबाई कम रहेगी। स्टंटिंग का हिंदी मतलब होता है बौनापन। और एक होता है वेस्टिंग। तो वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे के लंबाई के हिसाब से, लंबाई के अकॉर्डिंग वजन कम होना। मान लीजिए बच्चा जितना लंबा है जितना उसका वजन होना चाहिए, लेकिन बच्चे का वजन कम है, तो बोलेंगे बच्चे में वेस्टिंग नामक कुपोषण है। और एक होता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन कम होना, इसको बोलते हैं बच्चा कम वजन का है, लो वेट की बीमारी है, बच्चा अंडर वेट है। यानी कम वजन की बात होगी तो उम्र के अकॉर्डिंग सीधे सीधे वजन देख लेंगे। उम्र के अकॉर्डिंग अगर लंबाई कम रह गई, अब बौना तो आप बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, आप समझ सकते हैं कि बौना किसे बोलेंगे। मान लीजिए 20 साल के दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की लंबाई है सपोज दैट 5.5 फीट और दूसरे व्यक्ति की लंबाई है 2.5 फीट 3 फीट। तो उम्र के हिसाब से जिसकी लंबाई कम होगी बोलेंगे बौनापन है। स्टंटिंग ऐसे बच्चों में भी देखा जाता है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख लेंगे स्टंटिंग क्या होता है। वेस्टिंग का मतलब है कि लंबाई के अकॉर्डिंग वजन नहीं होता, कम होता है। तो ये सभी के सभी कुपोषण को ही मापते हैं, कुपोषण को। और इनके अलावा क्वासरकोर है, मेरेस्मस, ये सभी के सभी कुपोषण को मापते हैं। क्वासरकोर में क्या होता है, क्वासरकोर में फ्लैग साइन भी देखने को मिलता है। मेरेस्मस में क्या होता है, इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डिफिशियंसी कमी हो जाएगी। क्वासरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मेरेस्मस प्रोटीन और ऊर्जा, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी की वजह से होता है। एक होता है जब टीकाकरण में आप देखेंगे पढ़ेंगे उसमें आगे, तो उसमें होता है 2 वर्ड उसमें आते हैं। एक होता है लेफ्ट आउट बच्चे और एक होते हैं ड्रॉप आउट बच्चे। लेफ्ट आउट ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कभी टीका लगा ही नहीं। ड्रॉप आउट, और ये NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से देखा जाएगा। जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। जितने टीके लगने चाहिए थे उसमें से कोई टीका लगा ही नहीं बच्चे को, तो बोलेंगे बच्चा लेफ्ट आउट में है। बच्चे को कुछ तो टीके लग गए थे UIP के अंतर्गत, लेकिन और कुछ टीके छूट गए, तो बोलेंगे बच्चा ड्रॉप आउट है। तो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट कैसे बच्चे होते हैं टीकाकरण में, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये MUAC का मान है। 10 से 14 साल में 16 से कम नहीं होना चाहिए। 15 से 19 साल में 18.5 से कम नहीं होना चाहिए। एडल्ट के लिए देखेंगे तो पुरुष के लिए 24 से कम नहीं होना चाहिए। 24 से कम नहीं होना चाहिए। महिला में 22 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे जो बच्चे हैं नवजात है उसमें 11.5 से कम नहीं होना चाहिए। बच्चे कह लेंगे 6 महीने से 5 साल तक देखा जाता है इसको। फिर आगे देखिए आपसे भी इनक्यूबेशन पीरियड, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% रहेगी। खसरा रोग के लिए, मीजल्स के लिए इसी को रूबी ओला बोला जाता है। रूबेला अलग है, जर्मन खसरा, खसरा का दूसरा नाम रूबी ओला भी होता है। तो खसरा रोग के लिए या तो 10 से 14 दिन देगा या फिर 7 से 21 दिन होता है उष्मायन अवधि। डिप्थीरिया के लिए 2 से 5 दिन। हैजा के लिए 1 से 5 दिन या 18 से 72 घंटे। चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए 10 से 19 दिन। हालांकि चेचक का उन्मूलन हो चुका है। लेप्रोसी के लिए 3 से 5 वर्ष है। उष्मायन अवधि क्या होती है, रोग के लक्षण, पहला जो लक्षण दिखता है रोग का, रोग के रोगाणु उस शरीर में प्रवेश कर गया, स्वस्थ शरीर में, और उसके लक्षण जब डायग्नोस होते हैं तो वो जो अवधि होती है उसके रोग के हमला करने और उसके डायग्नोस होने के बीच की जो अवधि होती है उसी अवधि को उष्मायन अवधि कहा जाता है। रेबीज के लिए देखेंगे तो 1 से 3 महीने या 3 से 12 सप्ताह इनक्यूबेशन पीरियड। थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको याद करने में, लेकिन आपको याद करना होगा।
टीबी बहुत आसान है, जब 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आए। फिर इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, मनटॉक्स परीक्षण जिसमें टीएसटी, ट्यूबरकुलिन, स्किन टेस्ट किया जाता है। फिर आगे कन्फर्म करने के लिए स्पुटम या चेस्ट एक्सरे स्कैन टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। पोलियो के लिए 7 से 14 दिन। पोलियो, टाइफाइड, कालरा, हेपेटाइटिस में ए और ई। पोलियो, टाइफाइड, हैजा या कालरा, हेपेटाइटिस ए और ई, ये सभी बीमारियां दूषित भोजन पानी से फैलती हैं, फेको ओरल रूट से फैलती हैं। जबकि हेपेटाइटिस में बी, सी और डी ये संक्रमित रक्त से फैलता है। याद रखिएगा, ए और ई दूषित भोजन पानी से। हेपेटाइटिस के कुल 5 प्रकार होते हैं। फिर आगे देखिए चिकनगुनिया, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, मच्छर कीट काटने से जो बीमारियां फैलती हैं, जिसमें चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, लिम्फेटिक फाइलेरिया है, काला जार हो गया, लिस्मेनियासिस जिसको बोलते हैं, ये सभी के सभी एनबी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुल जो प्रोग्राम 2003-4 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कुल 6 बीमारियां आती हैं। काला जार प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। काला जार को लिस्मेनियासिस रोग भी कहा जाता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज, डेंगू है, चिकनगुनिया है, लिम्फेटिक फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ये भी येलो फीवर हो गया। तो ये सभी के सभी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं। फेको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारियां, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100%। डेंगू के लिए इनक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन, हेपेटाइटिस ए के लिए 15 से 60 दिन, हेपेटाइटिस बी के लिए 30 से 180 दिन, हेपेटाइटिस सी के लिए 2 से 26 सप्ताह। सबसे खतरनाक रूप हो गया हेपेटाइटिस डी, 14 से 60 दिन। कम से कम आप बी सी का तो याद रखेंगे। मलेरिया के लिए 7 से 30 दिन होता है इनक्यूबेशन पीरियड। फैल्सीपेरम के लिए अगर वी वैक्स है तो 12 से 18 दिन, और यही दोनों खतरनाक रूप भी होते हैं मलेरिया के। रूबेला के लिए 14 से 21 दिन है इनक्यूबेशन पीरियड। हेपेटाइटिस ई के लिए 14 से 70 दिन है। मम्स के लिए 14 से 18 दिन। छोटी माता चिकन पॉक्स के लिए 10 से 21 दिन या फिर 14 से 16 दिन। ये बहुत ही आसान है। WHO एक वायरस पैकेट में, जो कि 20.5 ग्राम का पूरा पैकेट होता है, 1 लीटर यानी 1000 ml पानी में घोलना होता है, 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जितने भी तरह के साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम इसकी क्वांटिटी होती है, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट या ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, डेक्सट्रोज IP एनहाइड्रस या फिर ग्लूकोज बोलते हैं, इसकी मात्रा होती है 13.5 ग्राम। ये बिल्कुल क्वांटिटी आपको ऐसे ही रट लेना है, हमने यहाँ पर अलग से भी लिखे, यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और बच्चे में जिंक के साथ इसे दिया जाता है। अच्छा आगे देखिए, आप सभी नेफ्रॉन न्यूरॉन के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। वहाँ से आपके सिलेबस में थोड़ी लिखा है कि आपको न्यूरॉन पढ़ना है, नेफ्रॉन पढ़ना, बस आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किडनी की यानी वृक्क की, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, जो कि रक्त को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, रक्त को छानने का कार्य करता है। जितने भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छान करके यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। नेफ्रॉन में देखेंगे तो हेनले लूप पाया जाता है, बोमन कैप्सूल पाया जाता है। पूछ देगा आपसे बोमन कैप्सूल कहाँ मिलते हैं, ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। ऐसे ही जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, उसकी कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, रैनबियर के नोड्स हैं। बस ऐसे ही सिनेप्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स के द्वारा आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का। बस 4-5 ये वर्ड याद कर लीजिए कि हाँ ये न्यूरॉन से संबंधित है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है, नेफ्रॉन हमारे किडनी की बेसिक इकाई है। बस इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि केवल अपना समय और आप अपने मस्तिष्क को थका रहे हैं। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए अच्छे से, बस इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम आपका। जीवित टीके कौन कौन से हैं, बस देख लीजिए इनको एक बार।
बात खत्म हो गया। जितने भी ओरल टीके होते हैं मुंह से दिए जाते हैं आंतों में, ये जीवित टीके होते हैं, जैसे ओपीबी हो गया, आरबीबी हो गया। इन्फ्लुएंजा में जो एक टीका नोजल होता है, नोजल स्प्रे टाइप का होता है, वो होता है जीवित। बाकी जो इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन लगता है वो किल्ड होता है। बीसीजी हो गया, यहाँ पे लिखा है ओरल टाइफाइड। रूबेला हो गया, मीजल्स हो गया, वेरिसेला, ये सभी के सभी जीवित टीके होते हैं। बाकी डीपीटी वगैरह किल्ड टीके होते हैं, और डीपीटी और डिप्थीरिया को तो वैसे भी टॉक्साइड टीके बोल देते हैं। किसकी शुरुआत कब हुई थी? हमने यहाँ पर एक जगह हमने सब कुछ दे दिया, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। यूआईपी 1985। पोलियो जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में। पोलियो उन्मूलन जो टाइप 1 वेरिएंट के खिलाफ, तो 2014 में। नवजात टेटनस उन्मूलन 2015 में। आईपीबी कब आया था भारत में? पूरे भारत में शुरू हुआ 2016 में आया था, 2015 में। रोटा वायरस 2016 में 19-20 से पूरे भारत में लागू हुआ। मीजल्स रूबेला देखेंगे तो 2017 में। पीसीबी 2017 में देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। NCCMIS का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूआईपी कुल 12 बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा। यूआईपी के अंतर्गत टीकाकरण में कुल 12 बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त होती है, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। किल्ड या इनएक्टिव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, प्लेग, पर्टूसिस, आईपीबी, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। मनुष्य के शरीर में कुल 33 कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे कशेरुकाएं, सबसे जो पहली कशेरुका होती है हमारे सिर की तरफ देखेंगे तो उसको बोलते हैं एटलस। उसके बाद एक्सिस होती है। गर्दन में जितने भी कशेरुकाएं होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल। और ये C1 से लेकर के C7 7 होती हैं। फिर सीने में देखेंगे, चेस्ट में देखेंगे तो 12 होती हैं टोटल। फिर कमर में देखेंगे तो 5 होती हैं कमर में। फिर नीचे देखेंगे पेल्विस में आएंगे तो वहाँ पर 5 सैक्रम की होती है, 4 होती हैं कोक्सिक्स की। तो ये कुल जोड़ेंगे तो आपको 33 मिलेगा। बाकी ये 5 और 4 मिल करके 1 और 1 बनाती हैं। इस तरह से 26 ही रह जाती हैं कुल मिलाकर के ओवरऑल। ये सब कुछ हम कल बता चुके थे। अब चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन पे। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन अगर बहुत अगर डिफिकल्ट बनाया, अलग क्वेश्चन बनाया अगर एग्जामिनर ने, तो ऐसे बना सकता है कि ओवुलेशन का समय बताइए। अगर किसी महिला का माहवारी का अगर चक्र 36 दिन का है तो देखिए, माहवारी आने के बाद 14 दिन के बाद माहवारी आ जाएगी दोबारा से। तो 14 दिन उसमें से माइनस कर दीजिए जितना भी दिन मिलेगा, इसी को बोलेंगे ओवुलेशन का समय। मान लीजिए 28 डेज का साइकिल है, तो इसमें से 14 माइनस कर लेंगे, कितना मिलेगा? 14 दिन। यानी ओवुलेशन का टाइम कितना हो जाएगा? 14 दिन। किसी का 30 दिन का साइकिल है तो उनके लिए ओवुलेशन का समय कितना हो जाएगा? 16 दिन। यानी 16वें दिन ओवुलेशन का समय मान के चलेंगे। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर से माहवारी आ जाएगी। 32 दिन का अगर साइकिल मान लीजिए अगर है, इसमें 14 माइनस कर लीजिए, कितना मिलेगा? 18। यानी 18 दिन हो गया ओवुलेशन का टाइम। 18 दिन ओवुलेशन के लिए हो गया। बाकी उसके बाद 14 दिन और के बाद फिर से माहवारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवुलेशन का समय निकालने के लिए सिर्फ आपको 14 माइनस करना होता है। जो ओवरऑल जितने भी दिन का साइकिल होगा उसमें से 14 माइनस कर देंगे, जितना दिन बचेगा वही ओवुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड समय हो जाएगा। यानी ओवुलेशन को ऐसे मान के चलते हैं कि जो अगली माहवारी आएगी उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन का समय होगा। मान लीजिए किसी महिला के लिए सपोज दैट कहा गया कि 29 दिन का उनका माहवारी का चक्र है, 14 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 15 दिन। तो इनके लिए ओवुलेशन के लिए जो समय अवधि होगी 15 दिन की होगी। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे इसको भी। प्रसव के बाद या डिलीवरी के बाद और जो खिंचाव होते हैं, मार्क्स बनते हैं प्रसव के दौरान, फिर बाद में देखेंगे तो कुछ निशान जो है कूल्हे पर गुलाबी, लाल, भूरे रंग के, बैगनी रंग के बने रह जाते हैं क्षैतिज में ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक इमेज भी होगा, इसे बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम। इसे जो ये देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, जो ये मार्क निशान ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है स्ट्राइग्रेविडेरम। तो स्ट्राइग्रेविडेरम क्या होता है आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बच्चे के जन्म के बाद ये हल्के तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हो पाते हैं कई बार।
फिर ऐसे देखेंगे तो लीनिया नाइग्रा प्रसव के दौरान ये जो ऐसी एक रेखा बन जाती है भूरे रंग की, इसे बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। गहरे रंग की लाइन जो पेट के बीचों बीच बनती है, प्यूबिस से शुरू होकर के बेली बटन तक जाती है, कभी कभी जिफिस्टिनम तक भी जाती है। इसे प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है। काली नहीं बल्कि भूरी दिखती है। तो ये सब चीज़ें सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं। माँ से प्लेसेंटा में यानी उसके गर्भस्थ शिशु को जो ब्लड जाता है, इसकी मात्रा प्रति मिनट लगभग 600 से 700 ml होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जैसे प्लेसेंटा ऐसे है प्लेसेंटा, और यहाँ से गर्भनाल से बच्चा जुड़ा हुआ है, तो जो प्लेसेंटा का जो हिस्सा माँ की तरफ होता है, इसमें जो कुल रक्त की मात्रा होती है लगभग 150 मिलीलीटर, और जो प्लेसेंटा का भाग बच्चे की तरफ होता है, इसमें 350 ml के आसपास होती है रक्त की मात्रा। अब वैसे इतना डिटेल, इतना ऐसा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हमने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, बच्चों के लिए शरीर की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण होती है? वृद्धि, विकास, बीमारी से बचाव, यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आप इस एमसीक्यू की अगर बैच में अगर आप जुड़े होंगे तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये राइट आंसर है। अगर रॉन्ग होता तो यहाँ पे रेड बन जाता, जो करेक्ट आंसर रहेगा उस पर ग्रीन लाइन बन करके आ जाती। त्वचा फटने का कारण है सूखापन, स्वच्छता की कमी, नमी की कमी, यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 64 में देखेंगे, मौखिक स्वच्छता किसे रोकती है? दांतों में कीड़ा, मसूड़ों की सूजन, बदबू, सभी को रोकती है, यहाँ पर भी डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी व्यक्ति के व्यवहार के कुल अध्ययन को साइकोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। फंगस वाले कपड़ों से दुर्गंध आएगी, खराब गंध आएगी। तौलिया साझा करने से त्वचा संक्रमण का खतरा होता है। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अभ्यास में साफ वातावरण, साफ कपड़े, साफ शरीर, यहाँ पर भी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। जूतों चप्पल की स्वच्छता किससे बचाती है? सभी से बचाती है। पैरों के संक्रमण, बदबू, फंगल पनपना, सभी से बचाती है। हाथों की स्वच्छता, दस्त, फ्लू, आंखों के संक्रमण, सभी से बचाती है। बगल की सफाई करने से पसीना, दुर्गंध, फंगल इन्फेक्शन, सभी से बच सकते हैं, यहाँ पर भी राइट आंसर डी हो जाएगा। कान साफ रखने से, कान साफ हो, हमारा कान स्वच्छ हो, उसमें क्या शामिल है? नुकीले चीज़ नहीं डालना चाहिए, बाहरी हिस्सा कान का साफ रखना चाहिए, नहाने के बाद कान को सुखा लेना चाहिए, यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रोज गर्म पानी से नहाने से त्वचा सूखने लगती है। मुंह की दुर्गंध रोकने के लिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, जीभ साफ रखें और पानी भरपूर पीना चाहिए। खराब मेंस्ट्रुअल हाइजीन से क्या होगा? संक्रमण, मधुमेह, थायराइड, ब्लड प्रेशर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्मियों में बॉडी हाइजीन किससे बचाती है? सभी से बचाती है, जितने भी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छी स्वच्छता मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है, यहाँ पे हाँ हो जाएगा राइट आंसर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्रमण का सबसे बड़ा स्रोत हाथ, हैंड होगा। स्वस्थ त्वचा के लिए यहाँ पर भी डी हो जाएगा राइट आंसर। पसीना ग्रंथि के संक्रमण को क्या कहते हैं? पसीना ग्रंथि के संक्रमण को बॉयल्स, फोड़ा कहते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है। प्रश्न देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, प्रैक्टिस अगर आपने न किया हो, तो यही प्रश्न एग्जाम में नैया पार लगाने से रोक देते हैं। बालों की स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है? नियमित धोना, बी हो जाएगा राइट आंसर। पैरों की स्वच्छता किससे बचाती है? एथलीट फुट फंगल इन्फेक्शन से बचाएगी। बॉडी ऑडर, शरीर की गंध किससे होता है? पसीना से भी, त्वचा पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी। जूतों के अंदर अगर नमी होगी तो पैरों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा होगा।
हाथ साफ करना चाहिए कब कब? खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले। शरीर में जो जूं हो जाते हैं वो स्वच्छता की कमी की वजह से हो जाते हैं। बिस्तर अगर साफ करना होगा तो उसकी स्वच्छता का मतलब क्या है? बिस्तर साफ रहे, सूखा रहे। रोज स्नान करने से क्या होगा? धूल, जो डेड स्किन रहेंगे, एक्सेस ऑयल, ये सभी साफ होंगे हमारे शरीर से। हेयर लाइस का मुख्य कारण क्या है? सिर की लाइस कहाँ पाए जाते हैं? बाल में, सिर में होते हैं। तो सिर की खराब स्वच्छता से ऐसा होगा। अगर सिर साफ नहीं रखेंगे तो उसमें जूं पड़ जाएंगे। वैसे जूं जो है बच्चों में पड़ते हैं कम उम्र में, हालांकि सिर अगर बाल साफ ना हो तो किसी भी उम्र में आगे भी पड़ सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है? यहाँ पर भी डी होगा राइट आंसर। डिओड्रेंट किसे नियंत्रित करता है? बदबू को, बैक्टीरियल स्मेल को। एंटीपरसीपेरेंट किसे कम करता है? पसीने को कम करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या शायद? दैनिक स्वच्छता का पहला कदम क्या है? स्नान करना। दैनिक स्वच्छता, पर डे की जो सफाई, साफ हमारे शरीर से संबंधित, तो शरीर को स्नान करना। दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार करना चाहिए। मौखिक की स्वच्छता किससे बनी रहती है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून कितने समय पर काटना चाहिए? साप्ताहिक। पैरों के नाखून 2 से 3 सप्ताह पर भी काट सकते हैं, लेकिन जो हाथों के नाखून हैं उनको वीकली काटना ही चाहिए कम से कम। व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से बचाव। यहाँ पे ओरल थ्रस हो जाएगा राइट आंसर। मुख की म्यूकस मेम्ब्रेन, गम और टंग पर सफ़ेद परतें जो पाई जाती है, ओरल थ्रस बोलते हैं इसको। बच्चों में दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। कौन कौन से दांत होते हैं हम सब कुछ बता चुके हैं। बालों का झड़ना, एलोपेशिया, यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। एलोपेशिया बोला जाता है। एनोरेक्सिया में भूख कम लगती है, व्यक्ति भोजन कम करेगा। जबकि बुलिमिया में व्यक्ति भोजन ज़्यादा करता है, उसे लगता है कि मैं कहीं कमज़ोर तो नहीं। तो एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ये एक मानसिक बीमारी की तरह भी इसे माना जाता है। डिसफेगिया, यहाँ पे जी लिखा है, DYSPHAGIE। डिसफेगिया मतलब होता है कि निगलने की अक्षमता। और अगर DYSPHAS यहाँ पे होता तो बोलते हम डिसफेसिया, और डिसफेसिया का मतलब होता है बोलने की अक्षमता। डिसेप्सिया में समन्वय, यानी जो सेरेबेलम होता है मस्तिष्क में, वो सही से काम नहीं करता, तो इसमें समन्वय की दिक्कत आती है डिस्पेप्सिया में। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से देखते चलेंगे। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्फेगिया होता है निगलने में कठिनाई, भोजन पचने में परेशानी, अपच। अच्छा देखिए, बताने में गलती हो गई थी। डिस्पेप्सिया यहाँ पे भोजन पाचन में परेशानी, अपच को कहा जाता है। पेनफुल स्वेलोइंग को बोला जाता है ओडिनोफेजिया। हाँ, यहाँ पर देखिए जो अटेक्सिया होता है, जो हम बता रहे थे डिस्पेप्सिया के बारे में, वो बाय मिस्टेक हमने उसके बारे में बता दिया था, जबकि वो अपच को बोला जाता है। अब देखिए, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मैस्टिकेशन क्या होता है? चबाने का कार्य होता है। इस बार में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि डीग्लूटिशन क्या होता है? डीग्लूटिशन क्या होता है? तो डीग्लूटिशन का मतलब होता है निगलने का कार्य। भोजन पचने का कार्य डाइजेशन बोलेंगे, चबाने का कार्य बोलेंगे मैस्टिकेशन। तो डीग्लूटिशन को याद रखेंगे आप सभी। ऐसे ही होता है एमेसिस। एमेसिस का मतलब होता है उल्टी का जो कार्य, उल्टी करने का जो कार्य, एमेसिस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले ही, सब कुछ बता चुके हैं पहले ही। लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? सलाइबा में, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जीभ ऐसे हो गया, जीभ ऐसे हो गया, तो सबसे पिछले वाले भाग में इसमें तीखा तीखा स्वाद यहाँ से मालूम पड़ता है। सामने जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से मीठा मालूम पड़ता है, मीठा। और जो ये वाला भाग है ऐसे, यहाँ से मालूम पड़ता है नमकीन वाला टेस्ट। और जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, यहाँ से मालूम पड़ता है, दोनों तरफ से यहाँ से मालूम पड़ता है खट्टा स्वाद।
खट्टा स्वाद। ठीक है, गलती मत करिएगा आप लोग। खट्टा भी बता दिया हमने, नमकीन, मीठा, तीखा हमने सब बता दिया आपको। अब आप लोग आंसर करिएगा अच्छे से। जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है? तो जीभ का पार्श्व वाला भाग। खट्टा बोला है ना, खट्टा, ये खट्टा हो गया, ये पार्श्व वाला, साइड वाला भाग, साइड पार्ट। आप अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको। मीठा आगे यहाँ पे होता, नमकीन आगे के जो किनारे वाले भाग है, आगे का किनारे वाला भाग, और तीखा जीभ का पीछे वाला भाग। जीभ की सूजन को ग्लोसाइटिस बोला जाता है। पाचन तंत्र में भोजन लेने की क्रिया को इंजेंशन बोला जाता है। नवजात शिशु में फेफड़े की जो कुल क्षमता होती है 150 मिलीलीटर, जबकि वयस्क में 6000 मिलीलीटर होती है। एक यहाँ पे देखिए जीभ में, ये तो हमने बता दिया था आपको ये सारी चीज़ें। उमामी क्या होता है? उमामी का मतलब होता है जो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन आदि होते हैं मसालेदार, जो उनका स्वाद पता चलता है, वो स्वाद तो बिल्कुल अलग तरह का है। मसाले की टेस्ट कैसी होगी? अलग हो गया ना। तो स्वादिष्ट भोजन को हम यहाँ से समझ पाते हैं, उमामी से। उदर यानी हमारा जो एब्डामिनल, जो जिसे हम पेट बोल देते हैं आमतौर पे, वो पूरा उदर होता है। पेट तो केवल आमाशय स्टमक को बोलते हैं। तो नीचे उदर और हमारे चेस्ट वाला जो गुहा है, कैविटी है, जिसमें हमारा हार्ट है, उसमें फेफड़े हैं, इनको अलग करने का कार्य कौन करता है? डायफ्राम। और डायफ्राम ही फेफड़े को मदद करता है सांस लेने छोड़ने में। यहाँ पर भी डायफ्राम राइट आंसर, और यहाँ पर भी डायफ्राम राइट आंसर। कुल पसलियाँ होती है 12 जोड़ी। पसलियों के बीच में ध्यान दीजिएगा, 12 जोड़ी 24 होती है संख्या में। इसमें भी 1 से 7 तक होती है ट्रू, सत्य पसलियाँ, और 8, 9, 10 असत्य पसलियाँ होती हैं। 11, 12 जो जोड़ी की पसलियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं तैरती हुई पसलियाँ। ये हो गया स्टर्नम, उरोस्थी हो गया ऐसे। फिर देखेंगे तो ऐसे पसली ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे। ये सामने यहाँ से जुड़ी हैं और पीछे जा कर के रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं। इनकी संख्या जो है कुल एक तरफ 12, इधर भी 12 पूरी, यानी कुल 24 होती है पसलियों की संख्या। लास्ट की 11, 12 ऐसे तैरती रहती हैं। ठीक है, इसमें और बीच में बना लेंगे, कुल एक तरफ 12, एक तरफ 12 बना लेंगे। और इनके बीच में यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में ऐसे ऐसे यहाँ पर मांसपेशी होती है यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल, अंतरा पशुक मांसपेशियाँ। इनकी संख्या होती है 11 जोड़ी, यानी कि 22 होती हैं। चूँकि इनके बीच में रहेंगे, अब 2 दीवार के बीच में कितने दरवाजे? 1 दरवाजे। 3 दीवार के बीच में 2 दरवाजे। तो जितनी पसलियाँ होती हैं 12 जोड़ी, उनसे एक कम कर लीजिए, 11 जोड़ी होती है अंतरा पशुक या इंटरकोस्टल मसल की संख्या। चूँकि वो उनके बीच में होते हैं, पसलियों के बीच में, उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंटरकोस्टल मसल की संख्या 11 जोड़ी, 3 का ए। हवा का जो वॉल्यूम है, फ्लो, अगर इसे मापना होगा तो स्पायरोमीटर से मापेंगे। सामान्य श्वसन आयतन 500 ml होता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, अगर ये होता है सूक्ष्म जीवों को हटाना, केवल हटाना रहेगा या फिर अधमरा करके छोड़ दीजिए, उसको तो बोलेंगे डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन। लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना, मार देना, नष्ट कर देना, इसी को बोला जाता है स्टरलाइजेशन। यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। कीटाणु शोधन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि रोगी अभी जिस कमरे में आने वाला है, हमने पहले ही उस कमरे की सफाई कर दी, तो उसको बोलते हैं समवर्ती कीटाणु शोधन। कौन करेंट, अंग्रेजी में कहेंगे कौन करेंट डिसइंफेक्शन। रोगी चला गया, उसके बाद कमरे की सफाई करेंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनल कीटाणु शोधन, टर्मिनल कीटाणु शोधन। पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजार्डर। कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी घटना किसी के साथ घट जाए जिसकी वजह से व्यक्ति बिल्कुल सदमे में चला जाए, उसकी वजह से जो स्ट्रेस उसे होता है, उसे कहा जाता है एंग्जाइटी डिजॉर्डर, चिंता विकार कहा जाता है। दौरा पड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? सिर की रक्षा और आसपास की जगह खाली करना। फर्स्ट एड में ABC क्या होता है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
ऊंचाई का डर एक्रोफोबिया, आग का डर पायरोफोबिया, बंद या सीमित जगहों का डर क्लास्ट्रोफोबिया, खुले स्थानों का डर एगारोफोबिया, अजनबियों का डर जेनोफोबिया। ऐसे जितनी भी फोबिया है हम सब कुछ क्लासेस में बहुत पहले सब कुछ करा चुके हैं दोनों बैच में, मेंबरशिप वाले में भी। ये तो केवल रिवीजन यहाँ पर है। और अब तो देखिए समय बिल्कुल बचा नहीं है, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, लगभग हम 11,000 के आसपास प्रश्न करा देंगे। और कितना भी जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को देखना होगा, कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए। अगर आपको किसी को अगर ये पूरे प्रश्न देखने हो तो आप कुछ भी फीस पे करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें किसी भी समय इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आपको पूरा फीस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आपने जो पहले का पढ़ रखा होगा आप उसी का रिवीजन करिए। अगर फिर भी अगर आपको ये एमसीक्यू पूरे देखने हो, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है जनवरी 5, ऐसे यहाँ पे जनवरी 5, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, जनवरी 5 पे क्लिक कर लेंगे या किसी भी डेट पे क्लिक कर लेंगे, पूरा कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा। ये जनवरी से पूरा है, जनवरी से स्टार्ट है पूरा। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे फरवरी का पहले देखना स्टार्ट किया, सपोज दैट हमने 5 फरवरी का ओपन कर लिया, तो देखेंगे सीधे सीधे यहाँ पर 4 फरवरी का ये पूरे एमसीक्यू हैं, फिर 5 फरवरी का, ऐसे नोट्स भी बहुत सारे इसमें हैं देखेंगे तो। फिर देखेंगे तो यहाँ पर ये 5-6 फरवरी से यहाँ पर देखेंगे तो है ये ओपेरेक्टोमी क्या होता है, अंडाशय को हटाना, ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे तो आप एक दिन में 1000 प्रश्न भी कर लेंगे, अगर आपने बहुत मेहनत किया 2-3 घंटे लगातार। तो प्रैक्टिस के लिए है, रिविजन के लिए आपके लिए है। बाकी हमने यहाँ पर 100% आक्रेशी के साथ पूरी कोशिश करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 30 टॉपिक के हो सकते हैं हमने सबके सब यहाँ पे कवर करा दिए हैं। समय बहुत कम बचा है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं। जो भी आपको फीस पे करना आप करके आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, हम आपको स्कैनर भेज देंगे। आप फीस पे करके आपको हम उसी समय आपको ऐड कर देंगे इसमें, बशर्ते आप टेलीग्राम चलाते हो। जिस नंबर से आप टेलीग्राम चलाते होंगे आप हमें वो नंबर बता दीजिएगा बस। बिल्कुल नीचे आना होगा तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जो एरो बना है, तो बिल्कुल हम नीचे आ जाएंगे वापस से। फिर हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम लोग। फ्रैक्चर में क्रेपिटस का अर्थ क्या होता है, हड्डी रगड़ने की आवाज़। बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये तो हमने मोबाइल क्षैतिज पकड़ रखी है, आप मोबाइल सीधा पकड़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे दिखेंगे, पूरा पूरा दिखेगा, एक बार में 2-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आंसर करते चलते हैं। कौन सा विटामिन सनशाइन, तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ऐसा विटामिन जिसे हार्मोन भी बोलते हैं, विटामिन डी। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण पीईएम में शामिल है, मेरेस्मस और क्वाशरकोर। बी हो जाएगा राइट आंसर। जल में घुलनशील विटामिन सी, जल में अघुलनशील ADE के, वसा में घुलनशील ADE के, वसा में अघुलनशील यानी जल में घुलनशील। बी और सी हो जाएगा। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, रक्त के जमने के लिए, चोट लगने पर और हड्डियों की मजबूती के लिए। और कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। टीबी किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मादा एनाफ्रीज मच्छर फैलाती है। हेपेटाइटिस ए मल फेको ओरल रूट से फैलता है, हम पहले बता चुके हैं। हेपेटाइटिस ए और ई, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, ये सभी के सभी फेको ओरल रूट से फैलने वाली बीमारियां, जबकि हेपेटाइटिस में BCD ये संक्रमित रक्त से फैलते हैं। हाइड्रोफोबिया रेबीज की बीमारी, जिसे पानी से डर लगता है जब इसकी स्थिति खतरनाक हो जाती है। हैजा का मुख्य लक्षण चावल के माड़ जैसे दस्त लगेंगे, स्टूल्स आएंगे। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। कौन सा सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। और कुष्ठ रोग की जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट का मतलब है कि स्किन के वहाँ के कुछ अंश निकाल लेंगे
गर्भाशय ग्रीवा की जांच करनी होगी तो गर्भाशय ग्रीवा में सर्विक्स से कुछ ऊतक के कुछ अंश वहाँ से कट करके निकालेंगे, उसको बाहर चेक करेंगे, जांच करेंगे। तो पैप स्मीयर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए, स्किन स्मीयर टेस्ट कुष्ठ रोग की जांच के लिए है। फेफड़े की कार्यात्मक इकाई एलोवेली, इसी को वायु कूपिका भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है और नेफ्रॉन किडनी की, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। बिना सहारे बच्चा बिना सहारे कब बैठता है? 12 महीने में, 1 साल पर, 9 से 12 महीने में, 6 से 8 महीने में। नहीं, वो तो स्वतंत्र रूप से बैठता है। बच्चा बिना सहारे कब बैठता है? 6 से 8 महीने में। बिना सहारे के साथ कब बैठता है? 4 से 5 महीने में या 6 महीने तक मान के चल सकते हैं, 4 से 6 महीने तक। और 6 से 8 महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता है। उसके आगे बच्चा स्वतंत्र रूप से बैठने लग जाता है 1 साल की उम्र तक आते आते। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देते हैं? रक्तस्रावी रोग से बचाव के लिए। नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध। कॉप्लिक स्पॉट खसरे में बनता है। कृमि रोग की मुख्य दवा एल्बेंडाजोल। सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल होती है, बी ऑप्शन। घरेलू स्तर पर पानी शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टीका ठंड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? यानी जिन टीकों को जमने नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो टीके खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। गर्मी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपीबी, गर्मी में खराब हो जाएगा। ओपीबी के टीके को दीर्घकालिक अगर लंबे समय तक स्टोर करना होता है तो -15 से -25 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में स्टोर करते हैं। गांव स्तर पर समुदाय और स्वास्थ्य तंत्र के बीच की जो कड़ी होते हैं, अगर एएनएम तो एएनएम ऑप्शन में, अगर आशा रहेंगे तो आप आशा करेंगे ऑप्शन में, सही राइट आंसर। प्रसव संकोचन का पावर हाउस फंडस को बोला जाता है। फंडस यूट्रस का सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है, प्रसव संकोचन का पावर हाउस। पीपीएच प्रसव होने के बाद, डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है और इसकी मात्रा जब 500 ml से ज़्यादा होगी नॉर्मल प्रसव में, सिजेरियन डिलीवरी में 1000 ml से ज़्यादा जब ब्लड बह जाएगा तो उसे कहते हैं रक्तस्राव, हेमरेज बोलेंगे। तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? गर्भाशय का संकुचित होकर के अपने पूर्व की अवस्था में न जा पाना, इसी को सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद यूट्रस का अपने पूर्व की अवस्था में चले जाना, अपने टोनिक पोजीशन में चले जाना। अगर गर्भाशय एटोनिक पोजीशन में है, यानी गर्भाशय संकुचित नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ये सबसे मुख्य कारण है। बाकी ये सभी कारण हैं। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब कि बच्चे का जन्म हो गया, प्लेसेंटा निकलना चाहिए तृतीय स्टेज में, तीसरे चरण में 15 से मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर, लेकिन प्लेसेंटा का कुछ अंश अंदर ही रह जाता है, फिर उसे बाद में चिकित्सकीय ट्रीटमेंट के द्वारा निकाला जाता है। डस्टबिन जितने भी तरह के, जितने भी अलग अलग कलर के होते हैं, सब कुछ बता चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष में गर्भवती महिला के अलावा जो बच्चे होते हैं 2 वर्ष की उम्र तक ही शामिल करते हैं, उसके ऊपर नहीं। सफ़ेद बैग को ही तो पंक्चर प्रूफ रखना होता है, जिसमें निडिल हो गया, स्केल्पल जो चीरा लगाने वाला जो हथियार होता है चाकू की तरह, और ब्लेड हो गए, सब इसमें रखते हैं। किसमें? सफ़ेद बैग में रखते हैं। और जो शारीरिक अवशेष हैं पीले बैग में रखते हैं। जो प्लास्टिक के संक्रमित अवशेष हैं उनको हम लाल में रखते हैं, जो रिसाइक्लेबल होते हैं पीले बैग में। शारीरिक अवशेष सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। लाल बैग में देखेंगे तो इसमें संक्रमित प्लास्टिक, ये रिसाइक्लेबल होता है, पुनः चक्रण कर सकते हैं इनको। ऐसे पूछेगा पुनः चक्रण किस कलर के बैग के जो अपशिष्ट है उनका किया जाता है, तो लाल रंग के बैग में रखे अपशिष्ट का। प्रश्न कैसे भी बन सकता है। एएनएम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, नर्स को देखभाल का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए।
नर्स को किन चीज़ों को रोकने के लिए साफ सफाई को बढ़ावा देना चाहिए? संक्रमण रोकने के लिए, रोग फैलाव, यहाँ पे सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। अकाउंटेबिलिटी माने ही होता है जवाबदेहिता। एसेप्सिस का मतलब है संक्रमण से मुक्ति। तो सभी में बनाना चाहिए, इंजेक्शन हो चाहे ड्रेसिंग हो चाहे अन्य प्रोसेस हो, सभी में हमें संक्रमण से बचाना चाहिए। अब देखिए जो नर्सिंग के 5 चरण होते हैं इनको हम लोग ADPI, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आप सभी को, आपको भी ऐसे याद रख लेना है ADPIE। बिल्कुल इसी क्रम में असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन। हिंदी में कहेंगे तो आकलन, निदान, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। असेसमेंट में डाटा कलेक्शन करते हैं, डायग्नोस में उस बीमारी की पहचान करेंगे, उस रोग की पहचान करेंगे, फिर योजना बनाएंगे उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट करना है, उसको कार्यान्वयन करेंगे, बाद में उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्वास्थ्य आकलन का पहला कदम क्या है? इसी को बोलते हैं नर्सिंग प्रक्रिया। अभी हम जो 5 चरण देख रहे थे तो यही से स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान इस पर आधारित है, मूल्यांकन, डायग्नोस, आदेश। यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर सभी पर। नर्स को मरीज की आज़ादी को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर लगभग हम 200 प्रश्न कर लेंगे, 15-20 मिनट या अधिकतम 20-25 मिनट लगेंगे। तो 1000 प्रश्न अगर आप चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं यहाँ पर इस ग्रुप में आकर के। और इसमें देखिए मॉक टेस्ट अलग से बना सकते हैं समय के साथ में, लेकिन आप ऐसे करें या फिर समय के साथ में करें, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। बाकी मॉक टेस्ट कुछ होता नहीं, इन्हीं प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में आपको हम दे सकते हैं। नर्स को मरीज की आज़ादी को बढ़ावा देना चाहिए निर्णय लेने के लिए, ए ऑप्शन। सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए समग्र देखभाल के लिए, बी ऑप्शन होगा। हॉलिस्टिक केयर, हमेशा समग्र देखभाल की बात होती है। स्किल अपडेट, यहाँ पर बी और सी, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कार्यशाला के द्वारा, सतत शिक्षा के द्वारा। नर्सिंग शिक्षा का लक्ष्य है कुशल पेशेवर बनना, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। मरीज की संतुष्टि में इन सुधार इन तरीकों से होता है, यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। अगर आप क्वेश्चन ना देख पा रहे तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन को रोक करके देखिए, फिर आगे देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी ही बताएंगे आपको, ताकि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आपका रिवीजन करा सके। नर्स को इनको बचाने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल का पालन करना चाहिए, रोगी नर्स समुदाय सभी के लिए, यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। नर्स की यूनिफॉर्म व्यावसायिक पहचान दिखाती है, WHO के अनुसार पूर्ण कल्याण, सी ऑप्शन यहाँ पे होगा राइट आंसर। सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति को, यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। यहाँ पर भी डी होगा राइट आंसर। सुनना सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल है, बी होगा राइट आंसर। 41 में देखेंगे तो नर्सिंग प्रोफेशन को गाइड किया जाता है, डी होगा राइट आंसर सभी। नर्स को पहले जानकारी देकर सहमति लेनी चाहिए प्रोसीजर में, यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। नर्स को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए दोनों, रोगी और परिवार दोनों को। नर्स को नॉन मैलिफिसेंस, गैर हानिकारकता का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कोई नुकसान न करें, बी होगा राइट आंसर। तो नॉन मैलिफिसेंस माने क्या होता है? कोई नुकसान न करें, इसे याद रख लीजिएगा। बेनिफिसेंस, परोपकार का अर्थ होता है अच्छा करना। नर्सिंग में न्याय का मतलब निष्पक्षता होता है। ऑटोनोमी का मतलब है, सभी हो जाएंगे यहाँ पे, अधिकार, स्वतंत्रता, निर्णय लेना, ऑटोनोमी। नर्स को मरीज की सुरक्षा के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, यहाँ पर भी सभी हो जाएगा राइट आंसर। नर्सिंग एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी, सेवा, देखभाल, सीखना सब इसमें आ जाएंगे। नर्स को निम्न के साथ देखभाल करनी चाहिए, एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर है। सिंपैथी का मतलब किसी के दुख को आपने देखा तो आपने उसके प्रति संवेदना व्यक्त की। एम्पैथी का मतलब होता है कि उसके दुख को आपने अपने दुख की तरह अनुभव कर लिया, उसको एम्पैथी बोलते थे। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नर्सिंग केयर का आखिरी लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल नर्सिंग में सुधार देखेंगे तो यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। नर्स को हमेशा, यहाँ पर भी डी होगा राइट आंसर। नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर भी डी होगा राइट आंसर। नर्स को इन तरीकों से सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए, यहाँ पर भी डी होगा राइट आंसर।
ईडीडी निकालने का सूत्र नेगली का नियम है, नेगली का, ये हम कल बता चुके हैं। रूल ऑफ 9 भी कल बता चुके हैं। आज देखिए हमने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपको दिखाए नहीं, अभी हम आगे जितने भी आपको रिवीजन क्लास देंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही आपको भी कराएंगे, और उसके अलावा जितने प्रश्न और संभावित हैं आपके एग्जाम के लिए सबको कराएंगे। पूरे 38 टॉपिक से जितने भी हैं, बैंडेज, कट, घाव, चोट, जो भी हैं सब कुछ बताएंगे आपको। स्वास्थ्य एजेंसियां, समितियां, कल हमने स्वास्थ्य समितियों से के कुछ प्रश्न करवाए थे, स्वास्थ्य एजेंसियों वाले कुछ प्रश्न भी मैंने करवाए थे कल की क्लास में, इसके पहले जो क्लास हुई थी। पार्श्व योनि फॉर्निक्स, फॉर्निक्स क्या होता है? ये हो गया ऐसे यूट्रस, ये सर्विक्स, और यहाँ पर नीचे ऐसे ही हो गया वजाइना। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ये वाला, इसी को बोलते हैं फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स में स्पंदन, पल्सेशन फील करने का मतलब है ओसियंडर का चिन्ह है, ये भी प्रेगनेंसी का चिन्ह है। चैडविक में क्या होता है? योनि और सर्विक्स, इनका कलर नीला हो जाता है। योनि की श्लेष्मा झिल्ली का बैंगनी रंग कहलाता है चैडविक का चिन्ह। सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, गर्भाशय का यूट्रस का जो सबसे निचला भाग होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जिसे हम इस्थमस कहते हैं, अगर ये सॉफ्टनिंग हुआ है तो ये चिन्ह होता है हेगर का। और अगर कहेगा सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स तो ये चिन्ह होता है गर्भाशय ग्रीवा का। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। जब आप गलत आंसर करेंगे टिक तो यहाँ पर रेड बन जाएगा, और राइट आंसर पे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे सही का निशान बना हुआ दिखेगा आपको। हाइलुसिनेशन, मति भ्रम, यानी कोई चीज़ है फिर भी नहीं है, फिर भी लगता है कि यहाँ पर ये है, किसी की आवाज़ सुनाई देना, कोई चीज़ दिखाई देना जो कि वहाँ पे होती नहीं है, इसी को हाइलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये परसेप्शन, हाइलुसिनेशन, हाँ ये परसेप्शन की बीमारी है, परसेप्शन का, प्रत्यक्षीकरण का विकार है। सिजोफ्रेनिया, ये विचार प्रक्रिया से संबंधित है, हमारे थॉट्स में ही जब उसमें अलग तरह की उसमें चीज़ें। किसी परेशान मरीज के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है आश्वासन, बी होगा राइट आंसर। लिथियम का इस्तेमाल बाइपोलर जो डिजार्डर होते हैं, द्विध्रुवी विकार होते हैं, उनके लिए किया जाता है।